जय हिंद। मैं सुनील यादव। विषय वस्तु पर हम आते हैं। ये जो बैच है ये है मास्टर स्ट्रोक क्लासेस या मास्टर स्ट्रोक बैच करके है। सबसे पहली क्लास है ये, ठीक है। ये बैच है स्पेशली किसके लिए? पार्ट ए के लिए। इसी प्रकार वाला एक और बैच है पार्ट बी वाला, वो इवनिंग में होता है, ठीक है। वो अपने टाइम पर होगा। यहाँ पर हम जो भी बात करने वाले पार्ट ए को लेकर के। सबसे पहली बात, काफी कम समय बचा हुआ अपन को और इतने कम समय में करना है, और डेफिनेटली अपन उसको इतने कम समय में कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफी कुछ डेटा वगैरह इसमें हमारा मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। पार्ट ए। पार्ट ए में असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा में टोटल आपको 5 यूनिट दी है, और ये सब पैटर्न होने वाला अब एमपीपीएससी में सभी एग्जामों में, चाहे इसका हो चाहे कल को असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, दोबारा कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी आती है उसमें भी सब में यही रहने वाला है। मध्य प्रदेश को स्पेशली पूछा जाएगा। जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको गौणतः जो मुख्यतः के रूप में पूछा जाएगा। कॉमन पेपर में ये पूछा जाना बिल्कुल तय बात है, तो इस बात को लेकर के अभी से प्रिपेयर हो जाइए। मध्य प्रदेश का पूरा सेक्शन हम इसमें तैयार करने वाले हैं, यानी एमपीजीएस वाला सेक्शन है ये, ठीक है। कौन सा सेक्शन है ये एमपीजीएस वाला सेक्शन है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स वगैरह भी ऐड होने वाला है। कौन कौन से सेक्शन इसमें दिए हुए हैं, अगर आप उस पर एक नजर मारेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य करके दिया है। उसके अंदर में आपको 8 से 10 टॉपिक दिए हैं, हालांकि हेडिंग वाइज 8 दिए हुए हैं, पर उसके अंदर में काफी कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक। आप में से जिन भी विद्यार्थियों के पास में हमारे नोट्स ऑलरेडी हैं, तो नोट्स में से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्वतंत्र है, आपको जिन भी चीज़ों से उस किताब वगैरह को पढ़ना हो या उस कंटेंट को पढ़ना हो, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय वगैरह बचा हुआ कम। क्लास से नोट्स ले लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें काफ़ी डेप्थ में दिया है, ठीक है। 2-3 चीज़ें हमको इनके लिए तैयार करनी पड़ेगी पार्ट ए के लिए, ठीक है। 2-3 बुक्स वगैरह हमको कम से कम लेकर के चलना पड़ेगा। अब विषय वस्तु ये आती है कि सर इतने कम समय में कैसे हमको याद हो जाएगा। ना लो टेंशन, हम हैं, वो सब हम करवा देंगे आपको। आपको पहले ही से एडवांस में बता देता हूँ, मेरे पास में नोट्स है, मैं नोट्स में से बताने वाला हूँ, प्लस और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ों में से उसको कॉम्पैक्ट करके एक जगह पर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि सारगर्भित रूप से 20 किताबों में जो लिखा होगा वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। उसका अति महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन, ठीक। केवल अति महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें से एग्जाम में आने की संभावना है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में ही, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। पहली बात तो नोट्स है मेरे पास में। दूसरा, आप चाहें तो पुणेकर महावीर वगैरह की बुक्स वगैरह भी आती है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं, 100-150 रुपए कुछ की आती है, इसको देख सकते हो। फैक्चुअल वे में दी है, ऐसी ही पुणेकर की आती है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। करंट अफेयर्स को लेकर के एक दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को लेकर के एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शा देता हूं कौन कौन सी चीजें हैं वो। जैसा कि आपको बुक दिखाई, ये वाली बुक आप रख सकते हैं, चाहो तो एमपी के लिए। और भी अच्छे अच्छे हैं जिनको आप प्रेफर करें वो रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन सभी अच्छे अच्छे बुकों में क्या क्या अच्छा दिया वो तो मुझे पता है, उसके अलावा क्या क्या अच्छा अच्छा जो नहीं दिया है जो कि एग्जाम में आता वो भी मुझे पता है, तो आप उससे निश्चिंत रहे, वो मैं सब बताऊंगा आपको। करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, ये देख लें आप। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ये हाथ में रहें। कल को इसमें से बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, सब कुछ तो नहीं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे सर आप कहाँ से बता रहे हैं और परेशान हो फिर उस चीज को लेकर के, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए अपन इसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और यूट्यूब वगैरह पर अपलोड कर दे रहे हैं। इनको लेके चलो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, वो आपको लेकर के नहीं चलना है, आपको केवल कागज और पेन रख करके बैठना है और दिमाग ध्यान पूरा क्लास में लगाना है। बस आपको इतना काम कर लेना है, फिर आप देखते चले जाइए क्या जादू होता है, कैसे क्या मैजिक होता है। सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। सिलेबस में आपको सबसे पहले दिया हुआ यूनिट नंबर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति करके दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति करके दिया, अपने आप में विशालकाय टॉपिक कहलाता है साहब। विशालकाय बहुत ही बड़ा टॉपिक करके कहलाता है ये। एक एक करके हम चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पर। यहीं से शुरू करते हैं। ऑर्डर हमारा क्या रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, यानी जो पहले नंबर पे पहले वो देखेंगे, दूसरे नंबर पे तीसरे, चौथे, पांचवे, यानी 6वें नंबर का टॉपिक कि पहले हम जब 5 कर लेंगे उसके बाद में 6 से स्टार्ट करेंगे, ये अपना होगा, ताकि कल को किसी को भी कंफ्यूजन ना हो पहले कौन सा पढ़ा दिया बाद में कौन सा पढ़ा दिया, ठीक है।
बहुत कुछ एक जगह पर रखने का हम यहाँ पर प्रयास करें। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या दिया, मध्य प्रदेश के इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। सेकंड सेक्शन में आपको दिया मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये अलग से दिया, इसका मतलब बहुत स्पेशली इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ये उसका मतलब होने वाला है। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी टाइमिंग वगैरह को लेकर जो मैंने बातें आपसे कही थी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए, मध्य प्रदेश का इतिहास, यहां से हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास की अति महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साहब। बहुत ही पुराना इतिहास है मध्य प्रदेश का, आप इस बात को जानते हैं साहब। बहुत ही पुरानी पृष्ठभूमि हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे। एंशंट से ही शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपसे, ऑर्डर क्या रहेगा अपना, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा साहब। क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर होने वाला है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चलने वाले हैं साहब। ठीक बात है ये। एक चीज और, तो जब भी प्रश्न पूछना हो तब आप लोग ऑन करके पूछ सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा फीचर दिया जाता है कि चलती क्लास में आप पूछ सकते हैं, बातचीत वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास अपने आप में बहुत ही विशालकार है। एमपी हिस्ट्री के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमको जो इतिहास देखने के लिए मिलता है, इतिहास को अपन समझ लें तीन प्रकार के मिलने वाले हैं। पहला तो होता है प्राचीन भारत में अपन बांटते हैं इसको, फिर उसके बाद मध्यकाल में बांटते हैं, फिर इसके पश्चात में हम इसको आधुनिक काल में बांटते हैं। अलग अलग काल विभाजन इसका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये एक बहुत ही साधारण सा विभाजन होता है काल इत्यादि वगैरह के आधार पर। इसके अलावा भी बहुत कुछ इतिहास में आता है। कई विद्वान इसको अलग अलग तरीके से इतिहास में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक बहुत ही खास कहलाता है अनुश्रुति आधारित इतिहास। कौन सा कहलाता है, अनुश्रुति गम्य इतिहास करके कहलाता है। ठीक है ना, अनुश्रुतियों पर, पुरानी कथा कहानी इत्यादि वगैरह पर आधारित जो इतिहास होता है वो, इस पर आजकल क्वेश्चन आने लगा है। इसको कल्चर को फोकस करके या इसकी हिस्ट्री वगैरह सेक्शन को फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कहा जाए कि नौ नारायण, सात 84 महादेव, इनकी परिक्रमा संबंधी जो विधान है वो हमको कहाँ मिलता है, कौन सी क्या जगह पर पूजा होती है, उठा करके पूछती है, उज्जैन में मिलता था। तो ये क्या है, ये अनुश्रुति गम्य है साहब, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है। वो ऐसा मर्ज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता वो हिस्ट्री है कि कल्चर है कि कौन सा सेक्शन है। आपको कोई कल्चर वाला अलग से नहीं दिया, वो आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही यूनिट के साथ में दिया है। यानी इन चीजों को भी लेकर के चलना पड़ेगा। एमपीपीएससी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, किस अपुष्ट कथा के अनुसार, किस अपुष्ट कथा के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के दिए गए चार ऑप्शन में इन राजा के काल में मालवा प्रदेश को, मध्य प्रदेश को उनके साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो ये हिस्ट्री नहीं है, ये क्या है, श्रुति गम्य है, साहित्य में लिखा हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आए। तो बताने का आशय ये है, इन पर क्वेश्चन आने लगे हैं सर, इनको भी नजर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आने वाला है, जिसको अपन कहते थे सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से वो जाना जाता था। इस बात को ध्यान रख लेना सर। ठीक है, इस नाम से जाना जाता था सेंट्रल प्रोविंस। ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रल प्रोविंस वाले ये जो सेक्शन है और ये जो है बरार वाला जो सेक्शन है, ये अलग अलग टाइम पर बने हैं। दोनों बात को ध्यान रखना। ये 1861 में बनता है, जबकि 1935 में इसको ऐड किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। और इन दोनों को मिलाकर के 1 नवंबर 1956 को बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं के पश्चात में इसको एड ऑन करके फाइनली हमारे मध्य प्रदेश का निर्धारण होता है। 1 नवंबर 1956 के ठीक पहले तक 4 हिस्सों में ये बटा हुआ था। महाकौशल प्रांत अलग है, ग्वालियर वाला अलग चल रहा, भोपाल रियासत अलग चल रही है, बहुत सारी चीजें होने वाली थी। ठीक है, कई रियासतों को मिलाया गया, सबको मर्ज करके फाइनलाइज जो होने वाला है 1 नवंबर 1956 को होने वाला है। इनमें भोपाल रियासत के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। वह पहली बात तो कि वह पार्ट सी का हिस्सा रहा। ठीक है, भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में इंक्लूड किया गया बहुत संघर्षों के पश्चात में, जून की तिथि कहलाती है। ठीक है, एग्जामिनर पूछ चुका है आपसे, इंटरव्यू तक में पूछ चुका है कि किस तिथि को भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश में या भारत संघ में ये बताइए कि शामिल किया गया था। 2 जून 1949, बिल्कुल भी गलती से नहीं भूलना था। पॉइंट नंबर 1 शामिल कर लिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद में बहुत कुछ उठापटक चलती रही 1949 से लेकर के आगे तक।
ठीक है। 1 नवंबर 1956 को फाइनली बनने वाला क्या हमारा मध्य प्रदेश बनने वाला है। ये वाला जो सेक्शन है इसको अपन पॉलिटी वाले में थोड़ी सा देखेंगे, है ना, बट अभी एक बैकग्राउंड आपको होता है। और तब से लेकर के 1956 के बाद से 2000 में पुनः विभाजन होगा, सीजी हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, सेम उसकी भी डेट वही है, 1 नवंबर 1956 है। आज वर्तमान वाला हमारा ये अस्तित्व में आ जाएगा। कैसे क्या जिले विले इत्यादि वगैरह थे वो अपन देखेंगे सर। ठीक। ध्यान देने वाली बात यह है, जब 1956 में अपन ने मध्य प्रदेश नया वाला बनाया हुआ है, 17 हिंदी भाषी जिले थे, 17 हिंदी भाषी जिले थे मध्य भारत रियासत में। ठीक है, इनको शामिल किया गया तथा राजस्थान वाली जो एक एरिया कहलाता है सिरोंज क्षेत्र, उसकी भी सुनील टप्पा करके तहसील कहलाती है, उसको शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कई क्षेत्रों को मिलाकर के हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश अस्तित्व में है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सीधे एमपी का मैप देखें, वर्तमान वाला, वर्तमान में कितने क्या जिले हो गए हैं, किस किस से उसकी सीमा लगती है, बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपकी टेबल पर लगा होना चाहिए, तो आपके रूम पर लगा होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मऊगंज नया डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित हो चुका है, 53वां जिला अपन बना रहे हैं साहब जी, इस बात को ध्यान रखना। रीवा फीवा से अपन ने अलग किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह उसी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस बात को नहीं भूलना है साहब। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नया वाला हमारा वर्तमान का मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ जाता है। तो अब अपन इसको एक एक करके इसका हिस्टोरिकल सेक्शन देखते हैं। अनुश्रुति गम्य इतिहास, अनुश्रुतियों के अनुसार माना जाता है साहब जी कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल पौराणिक काल से, कब से पता नहीं, उसको कहा जाता है पौराणिक काल से, 16 महाजनपद। ठीक, इनमें से 4 महाजनपदों के नाम हमको एमपी में कनेक्टेड मिलते हैं, कम से कम 4 महाजनपदों के नाम साथ। ठीक है, उनका उल्लेख हमको मिलता है साहब जी। उनमें से सबसे फेमस जो जनपद थे वो कौन कौन से कहलाते थे? एक था अवंती, जिसको वर्तमान में अपन क्या बोल रहे हैं, उज्जैन। ठीक, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी उस जमाने में, पता चलता है हमको। एक का नाम था उज्जैनी, दूसरे का नाम था महिष्मति। उत्तर वाले अवंती की, दक्षिण वाले अवंती की, इन पॉइंट को नहीं भूल रहा। दूसरा हम देख लेने वाले हैं कि चेदी। ये सबसे खास वाले बता रहे हैं ना, जिन पर क्वेश्चन ज्यादातर आता है, और भी इनके अलावा, पर उन पर प्रश्न ज्यादा नहीं आए हैं, इसलिए उन पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, चेरी, चेरी के बारे में आपसे पूछ लेता था जी, कौन सी हुआ करती, बोले था जी सूक्तिमती, सोत्तीमती इत्यादि करके आपको नाम मिलता है। ठीक, इसके अलावा वत्स एंड कौशल। ठीक, इनकी हमको जानकारी मिलती है। एक पांचवा भी था मत्स्य, हालांकि वो राजस्थान में आता था, क्या नाम है, मत्स्य, वो राजस्थान में आता है। उसका छोटा सा एरिया ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश से लगता रहा होगा, पश्चिम मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो राजस्थान वाला जो मत्स्य हुआ करता था उसकी राजधानी विराट नगर करके हुआ करती थी। ऐसे थोड़ी सा देख लेना, कभी को सही जोड़ी में आ जाएगा तो अपन बना लेने वाले था। ठीक है, इन पॉइंटों को अपन ध्यान रखेंगे। कौशल जो है, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती है, ऐसा बताया जाता है, श्रावस्ती एंड कुशावती। उत्तरी वाले की श्रावस्ती, दक्षिणी वाले की कुशावती। यहाँ का एक बहुत ही फेमस बंदा था। ठीक, इसका इतिहास में भी हमको स्थान नाम मिलता है, प्रसेनजित। ठीक, क्या नाम मिलता है अपन को, प्रसन्नजित, प्रसेनजित। इसकी जो सिस्टर थी उसका नाम था महाकौशला। क्या नाम था, महाकौशला। इसका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ में। इन पर क्वेश्चन आते हैं कभी को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। श्रुतिगम्य रूप से हमको ये पता चलता है कि भगवान राजा मनु सबसे पहले राजा हुए साहब जी। मनु वैवस्वत के नाम से उनको जाना जाता है, शॉर्ट में आपके लिए मनु बता रहे। उनके 10 पुत्र थे। ठीक, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था कारुष। क्या नाम था, कारुष। उन कारुष का ही जो वंश है वो बाद में बघेलखंड में एक नए वंश की स्थापना करेगा, कारुष वंश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वही इनकी पुत्री इला थी और सोम, इनसे चंद्रवंश की स्थापना हुई। बोले साहब ये भी मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, होगा, पढ़ लेंगे। ठीक, आदि पुरुष के पुररवा इत्यादि वगैरह करके कहलाते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं पुररवा के ही फैमिली में, पुरुरवा की ही फैमिली में ययाति के पुत्र यदु हुए साहब जी। ठीक, और इन्होंने चंबल नदी के किनारे अपना पूरा का पूरा राज्य बसाया। चंबल नदी को उस जमाने में चरमणावती करके कहा जाता था, वहां बसाया। प्लस चंबल, बेतवा
और केन नदी, यानी पूरा पूरा बघेलखंड वाला एरिया, ठीक, सॉरी बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक, ये वाले एरिया पर आपने शासन किया। तो ऐसी पौराणिक आख्यान हमको पता चलते थे। तो एक ब्रांच यदुवंश यानी यादव वंश डायनेस्टी, उनके बारे में हमको यहाँ जानकारी मिलती है। इसी प्रकार मनु के एक पुत्र थे इक्ष्वाकु, उन्होंने दंडकारण्य, जो कि आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया है, वहां पर अपने राज्यवाजी की स्थापना की थी। ठीक है, दंडक करके वो कहलाते थे, इसलिए दंडकारण्य करके कहला गया था। आगे बढ़ जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के एक बहुत ही फेमस शासक हुए इक्ष्वाकु। इस फैमिली के एक बहुत ही फेमस शासक होने वाले चक्रवर्ती सम्राट, उनको कहा जाता मांधाता। क्या कहा जाता है? मांधाता। ये चक्रवर्ती सम्राट के रूप से जाने जाते हैं मांधाता जी। इनके नाम से उसके राज्य को भी जाना जाएगा। आज का जो वर्तमान में मांधाता है वह ओंकारेश्वर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ओंकारेश्वर। बहुत सारी मान्यताएं परंपराएं जुड़ी हुई हैं, मेला वेला लगता है। यही वजह है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021 या 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मांधाता का मेला इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ठीक, तो ओंकारेश्वर नहीं दिया था, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया था। और दो ऑप्शन बहुत ही खास थे, एक का नाम था खंडवा और दूसरे का नाम था खरगोन। तो क्वेश्चन था कि कहां लगता है, ध्यान रखना, खंडवा। क्लियर? वेरी गुड। इन पॉइंट्स को आपको थोड़ी सा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपके कल्चर वल्चर सारी चीज रिलेवेंट हो जाने वाले, बन जाएगा अपन को। नेक्स्ट आ जाते हैं। इनके पश्चात में मालवा वाले यदि क्षेत्र की हम बात करें, या पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप मिस नहीं कर सकते। किसी भी दिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा ना, फिर कहोगे कि सर ये सब तो हमने सुना भी नहीं है सर। ठीक, चलिए इन्हीं के आगे चल के अपन देखेंगे है वंश का शासन आएगा। ठीक है, वहां पर एक बहुत ही फेमस शासक आने वाले हैं, उनका नाम है कृतवीर्य। ठीक, क्या नाम है राजा का? कृतवीर्य करके नाम है उनका। इनका राज्य माना जाता है, बोले पूरे ही मध्य प्रदेश में था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है साहब जी, बहुत ही फेमस शासक हुए। इन कृतवीर जी ने, जो कि बहुत पावरफुल थे, तो अपने शक्ति के दंभ में, शक्ति के दंभ में जामदग्नि, कौन से? जामदाग्नि ऋषि, इनके आश्रम पहुंचते हैं। और उनकी जो सबसे खास जो गाय थी, ठीक, इसका नाम था सुरभि। क्या नाम था? सुरभि। उसकी मांग की कि साहब वो हमें चाहिए। ऋषि महोदय ने मना कर दिया साहब जी। उनने मना किया, राजा जी थे अपने पास पावर थे, अपन छीन कर ले गए। ठीक है, जब छीन कर अपन ले गए साहब, तो बलपूर्वक छीन कर ले गए, तो विवाद तो यहां पर होना ही था। यहां से इनके दोनों के बीच में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, एक जबरदस्त संघर्ष होने वाला है। और उसमें जो है कर्तवीर जो राजा थे, इनका एक नाम अर्जुन भी हमको मिलता है। ठीक है, इनको ये पराजित करने वाले हैं अब। और फाइनली दो डायनेस्टियों के बीच में ये संघर्ष होगा। इनमें जो सबसे फेमस जो नाम अभी आने वाला है, वो नाम है परशुराम जी का। किसका? परशुराम जी का नाम आने वाला है। उन्होंने क्या किया? इनको पराजित किया, कर्तवीर अर्जुन को हराया, वापस गाय ले आए। जामदाग्नि के पुत्र कौन है? आप हैं। क्लियर बात है। तो पिताजी ऋषि जामदाग्नि, पुत्र परशुराम। बहुत आपने कथा कहानी इत्यादि वगैरह सुनी। अभी इतना विवाद बढ़ेगा कि क्षत्रियों का विनाश कर देंगे और सारी बातें होने वाली। तो ये जो विवाद कहलाता है, ये भार्गव कुल का तथा हयों का, क्योंकि है वंश के थे कर्तवीर अर्जुन, उनके बीच में ये विवाद होता है। विवाद आगे भी बढ़ता है। तो जैसे तैसे शुरुआत तो पहली बार में गाय को छीन करके ले आते हैं साहब जी। ठीक, उनका वध भी कर देने वाले हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पर अपन देखेंगे
कि जो कर्तवीर अर्जुन है उनके पुत्र वगैरह ऋषि महोदय जामदग्नि का वध कर देने वाले हैं, विवाद और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि परशुराम जी ने, कहा जाता है कि 21 बार, कितने बार, 21 टाइम क्षत्रियों का विनाश कर दिया था साहब। ये पूरा का पूरा जो कथा है, जो हमको मिलता है, ये श्रुति गम्य इतिहास में हमको मिलता है। इस पर एक एक लाइन पर, पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाने वाला है। ठीक है। फिर बाद में परशुराम जी के पश्चात में है उन्होंने शायद क्षमा मांगी है, जो भी हुआ हो, तो फिर उसके बाद पुनः उनका उत्थान होने वाला। तो एक ये घटना हमको देखने के लिए मिलती है। बन जाएगा अपन को ये। बाद में कर्तवीर अर्जुन के पुत्र जयध्वज आने वाले हैं। वो मालवा वाले क्षेत्र पर, उज्जैन वाले क्षेत्र पर शासन वासन करेंगे और फिर उनका शासनकाल ठीक रहता है। ठीक है। अपन ये पॉइंट देखते हैं। ये पूरा का पूरा हमको कहाँ मिल रहा, बोले पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में मिल रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे ही एक प्लेस है मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मालवा वाला जो एरिया है, उसके निचला हिस्सा, ध्यान दो, लगभग ये वाला ये जो एरिया है, इसको अपन कहते हैं मालवा। ठीक। इस साइड का ये जो एरिया मोटे तौर पर ये कहलाता निमाड़। ठीक। इस साइड का ये जो एरिया ग्वालियर भिंड मुरैना वाला है, यहां पर है आपका कौन सा, बुंदेलखंड। यहां वाला एरिया कहलाता आपका बघेलखंड। यहां का एरिया ये जो कहलाता है, ये कहलाएगा महाकौशल। इन पॉइंट को ध्यान रखना, अलग अलग टाइम पर अलग अलग हमको नाम मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपसे मालवा कहा, ये पॉइंट ध्यान रखना, कभी को सीमा बड़ी रही है, कभी को छोटी रही है, कभी को ज्योग्राफिकल वे में अपन देखेंगे तो बोले नहीं सर मालवा तो फिर यहाँ तक नहीं आता। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल वे में उतना नहीं आ रहा है, बट हिस्टोरिकल वे में तो आ रहा था जी, उनके क्षेत्र के अंडर में आता था। फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर जैसे सिंधिया रियासत है, सिंधिया रियासत के क्षेत्र में ये वाला हिस्सा आता था। सिंधिया राजवंश की शुरुआती राजधानी ग्वालियर नहीं हुआ करती थी, उज्जैन हुआ करती थी। अब क्या करोगे। तो एक ब्रॉड वे में समझने का प्रयास करना उस चीज को, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, निमाड़ की। निमाड़ में एक बहुत ही फेमस प्लेस आपका आने वाला है, खंडवा खरगोन वाला जो एरिया, उसको अपन निमाड़ बोलते हैं। पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अनूप करके भी प्रदेश हमको या क्षेत्र करके वहां पर मिलता है। यहां पर हमको ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता मिलती है। बहुत कुछ मिक्सअप हो जाता है, बोले सर अनुश्रुति कंपित है, अपन यहाँ ताम्र पाषाण हिस्टोरिकल वाले एरा पर आ गए। हाँ ऐसा होता है सर। इनमें जो सबसे फेमस प्लेस का नाम है वो आपको नहीं भूलना, वह है नावदा टोली। क्या नाम है, नावदा टोली करके साथ। यहाँ से किस चीज के, ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं के हमको अवशेष मिले हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। महेश्वर के पास में है नावदा टोली। दोनों प्लेस को देख लो, ओंकारेश्वर किस जिले में आता है, महेश्वर किस जिले में आता है, बहुत अच्छे से मैपिंग करके थोड़ी सा देख लेना, ऐसा मैं चाहूंगा साहब जी। वहां पर बहुत सारे हमको हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिले हैं साहब जी। खास पॉइंट, हिस्ट्री में इतनी अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर और उसके वेरियस टाइप्स के क्रॉप्स, अनाज इत्यादि जितने हमको नावदा टोली में मिले हैं उतने कहीं नहीं मिले हैं। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा साहब जी कि इसकी खोज क्या किसने की थी, किसने क्या उत्खनन कराया था। HD सांकालिया। HD सांकालिया सर हिस्टोरियन कहलाते हैं साहब जी, इनने इसकी खोज करवाई थी, इस बात को थोड़ी सा ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ओमकारेश्वर एंड महेश्वर, महेश्वर इस साइड को आता है, थोड़ी सा ध्यान रखना। ओमकारेश्वर इस साइड को आता है, थोड़ी सा ध्यान रख लेना। दोनों के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने वाले हैं। एक का नाम है खरगोन, इस साइड को है खरगोन वाला एरिया। एक का नाम है खंडवा, गलती बिल्कुल नहीं करना। तो खरगोन सीधी मोटे तौर पर इस साइड को, खंडवा इस साइड को। बात क्लियर है, अपन को बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैप थोड़ी सा देख लीजिएगा, मैं समय अभाव इत्यादि वगैरह कारण मैप नहीं ढूंढ पाया, चिपका पाया उसमें। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, आप कर सकते हो उस चीज को। मुझसे वो काम करवाओ जो आप खुद नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है, जो काम आप खुद बड़े आसानी से कर सकते हो उसकी जरूरत नहीं समझता मैं कि मैं अलग से आपको कुछ चीजें बताऊं। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ की हमको जानकारी मिलती है, एक नावदा टोली है, दूसरा यहीं बगल में एक प्लेस है कसरावद। क्या नाम है, कसरावद करके प्लेस का नाम है। कसरावद में
हमको बौद्ध स्तूपों की इंफॉर्मेशन मिली है। इसकी बौद्ध स्तूपों की। ऐसे क्वेश्चन आता है, बोले साहब यहाँ पर किसमें दिए गए ऑप्शन में से किसमें बौद्ध गुफाएं नहीं है, ढूंढते ही रह जाओगे। बहुत सारे विद्यार्थी ढूंढते ही रह जाने वाले साहब जी कि कहां पर है कहां पर नहीं है। प्लेस का नाम क्या है? कसरा वद साहब। ठीक। महेश्वर बहुत ही पुराना प्लेस कहलाता है अपने आप में। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों वगैरह की राजधानी भी हुआ करता था। मौर्य काल में उज्जैन क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था। थोड़ी सा देख लेंगे। ठीक है। पांडवों में भी सहदेव ने महेश्वर को जीता था, महेशमती को जीता था, राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक काल में हमको ये जो खंडवा खरगोन वाला एरिया है, यहाँ पर एक बहुत ही खास डायनेस्टी मिलेगी। शुरुआत में सातवाहनों के अंडर में आता था और सातवाहनों वंश के पश्चात में यहाँ पर हमको आभीर वंश मिलेगा। कौन सा वंश मिलेगा? आभीर वंश के अंडर में यह एरिया आएगा। इस पर नॉर्मली क्वेश्चन यही होने वाला है कि बोले आभीर वंश का संस्थापक कौन था। ठीक। तो उनका नाम ध्यान रखना, दैट इज ईश्वर सेन। उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस संवत भी चलाया गया था। बहुत ही फेमस संवत। ठीक। आभीर संवत के नाम से हम जानते हैं 249 एडी। नोट डाउन कर लेना, पूछेगा। संवत जरूर आएंगे, 3-4 संवत आते हैं, चाहे विक्रम संवत मालवा वाला, चाहे आभीर संवत, इन पर क्वेश्चन आते हैं। कभी कलिंग चेदी संवत करके आ जाएगा, कभी चेदी संवत आएगा, कलचुरी संवत आएगा, इस टाइप से करके आने वाला क्वेश्चन। क्लियर? तो आभीर, इसके भी पश्चात में हम देखेंगे अगला इसी क्षेत्र में आ जाने वाला है वाकाटक वंश। इसी क्षेत्र में क्या नाम पढ़ेंगे हम? वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इनके नियंत्रण में आ जाएगा। यही वजह है कि आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, साहब जी वाकाटक वंश के बारे में बताइए। कहेंगे साहब जी वाह वाह, क्या ध्यान रखना, वाह वाह करके ध्यान रखना। वाह से वाकाटक हो जाएगा, और वाह से बोले सर विंध्य शक्ति, ये संस्थापक थे। क्लियर बात है? इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, आ चुके हैं, जो भी आप देख रहे हैं। क्यों आए इनके बारे में? हजारों राजवंश हम पढ़ते हैं इतिहास में, पर इन्हीं राजवंशों के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उसकी वजह क्या है, आपको अब समझ में आ पा रही होगी। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट जाएंगे। इनके भी पश्चात में हम पढ़ते हैं साहब जी मौर्यों का तो पूरे ही क्षेत्र में था। मौर्य हम अलग से भी बताने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर नहीं बताया। तो इनके भी पहले मौर्य तो आ ही चुके थे, 300-200 बीसी के आसपास में पूरा पढ़ते साहब जी। मौर्यों के अधीन था पूरा ही मध्य प्रदेश, उनके अंडर में आता था, गुजरात पूरे भारत तक में आते था, कर्नाटक तक उनका क्षेत्र जाता था। ठीक है। मौर्य पर अभी अलग से बात कर ले रहे हैं, पहले इन पर बात कर लें। इनके भी पश्चात में यहाँ पर आता है राष्ट्रकूट वंश। 7th सेंचुरी के आसपास में क्या मिलेगा हमको? राष्ट्रकूट वंश मिलेगा साहब जी। ऐसा माना जाता है उनके अंडर में यह क्षेत्र आएगा। ठीक। राष्ट्रकूटों की गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष चलने वाला है और उनका क्षेत्र ये होने वाला है साहब जी। और भी अनेक क्षेत्रीय राज्य हमको देखने के लिए मिलेंगे साहब जी, जो शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहेंगे, बाद में वो स्वतंत्र हो जाएंगे साहब। ठीक। इनकी जानकारी मिलती तो राष्ट्रकूट आ गया। इसका मतलब है कि आपसे राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूछेगा, कुछ नहीं तो इतना तो पूछ ही देंगे, बोले साहब राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बता दो। कुछ नहीं तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम ही बता दो। दंती दुर्ग। क्या नाम है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश में कई प्रतापी शासक आए। ठीक। कई बड़े बड़े शासक आए, जिनमें से किसी ने बहुत सारी विजय हासिल करी। कभी भी उन पर क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है। क्वेश्चन आता उनकी जिसकी कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। उनमें एक सबसे फेमस नाम कहलाता है अमोघ वर्ष। क्या नाम है? अमोघ वर्ष। उस बंदे पर क्वेश्चन जरूर आता है। और कुछ नहीं तो वो आपसे यही कह देगा कि काम करो, कल्चरल एक्टिविटीज थी इसकी। जैन भी था, देवी का भक्त भी था, देवी जी की उपासना वगैरह कर रहा होता है तो अपनी उंगली तक चढ़ा देता है शादी। ठीक। तो इस बंदे के बारे में क्वेश्चन आना है। बहुत सारे शासक है, 10 शासक नहीं आएगा उन पर, आएगा इस पर, या तो फाउंडर पर आएगा या तो इन पर आएगा। इस बात को समझो। तो अमोघ वर्ष के बारे में आएगा, बोले सबसे पहली बात उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको किस अभिलेख में मिलती है? तो संजान ताम्रपत्र अभिलेख कहलाता, फटाफट लिख लेना। दूसरा आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा वो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई कृतियां, कौन सी कृति है, कौन सी बुक्स
उसने लिखी है। एक का नाम है प्रश्नोत्तर मालिका, और एक का नाम है कवि राजमार्ग। वेरी गुड। क्या नाम है? कवि राजमार्ग। इस बंदे पर ही लिखी गई है। एक बुक है, उसका नाम है अमोघ वृत्ति। तो प्रश्न मालिका, कवि राजमार्ग, ये ध्यान रखना खुद किसने लिखी है? राजा ने लिखी है साहब। तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा विद्वान शासक होगा, उन पर क्वेश्चन आता है, इन पर आएगा साहब। गलती नहीं करना। आ चुका है, 2-4 बार आ चुका है, आएगा क्या? आ चुका है, कैसे मिलेगा आपको? इनके दरबार में जो भी विद्वान इत्यादि वगैरह होने वाले हैं, उन पर क्वेश्चन आएगा। उसके लिए थोड़ी सा प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। ठीक। सबसे पहले तो छानो इतने में से काम का क्या है, और उसके बाद उस काम की चीज को प्रिपेयर करो साहब। आप सिलेक्शन की दिशा में जाएंगे, कम से कम में ज्यादा गेन करोगे साहब। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाते हैं। तो राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, उनके ही पश्चात में मालवा वाले एरिया पर हमको मिल जाएगा परमार वंश, राजा भोज। डेफिनेटली उन पर क्वेश्चन आना ही आना है साहब। ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्षेत्र मालवा वाला और ये काफी आपस में टकराने वाला, और इनके ही राज्यों में पता चला यही आ जाएगा। तो एक बहुत फेमस पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए हमको मिलता है सर। सबसे खास पॉइंट वो ये है, बोले मालवा सर। पश्चिम मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? मालवा अवंती क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था साहब जी। दो राजधानी आपको बताई हुई। उत्तरी की आपकी उज्जैनी कहलाई, दक्षिण वाली की क्या कहलाई साहब जी? आपकी महिष्मती करके कहलाई। मालवा का इतिहास बहुत पुराना है। चलो, मालवा, मालवा पर एक क्वेश्चन जरूर आना है साहब। ज्योग्राफिकल वे में देखो तो मालवा यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरा जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करो तो इसकी बाउंड्री बनाता है सागर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर बात है ये? अगर ज्योग्राफिकल वे में आप बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल में तो पता नहीं कहां कहां तक नहीं पहुंच जाने वाला था। ठीक। तो मालवा का जो सबसे प्रारंभिक उल्लेख हमको मिलता है, वह एक बहुत ही फेमस बुक में मिलता था। मालवा के लोगों को मालव गण करके कहा गया है। क्या कहा गया है? मालव गण। और ये आयुध पर जीते थे, यानी शस्त्र चलाना इनका प्रोफेशन था। युद्ध प्रिय लोग थे साहब जी। ठीक है। यही वजह कि इनको आयुध जीवी कहा गया है। क्या कहा है? आयुध जीवी। किस बुक में कहा गया है? पढ़नी की अष्टाध्यायी। क्या नाम है बुक का? आप याद करो, आपसे 50 बार पूछा, बोले साहब जी अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक का नाम है? बोले सर 7th century BC पढ़नी, लगभग टाइम कहलाता 600-700 BC के आसपास में उनके द्वारा लिखी बहुत ही फेमस बुक कहलाती है पढ़नी की अष्टाध्यायी। ग्रामेटिकल बुक है, संस्कृत ग्रामर पर लिखी गई है, बट अन्य चीजों का भी उल्लेख है। पढ़नी की अष्टाध्यायी, इस पर ही महाभाष्य लिखा, रिटन बाय पतंजलि। पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा? बोले पतंजलि ने लिखा था। वो 200 BC वाले सर। इनको थोड़ी सा ध्यान रखना। उल्लेख हमको मिलता था जी, बोले महामानव वाली जाति, जनजाति इत्यादि वगैरह थी। कुछ विद्वान कहते बोले नहीं सर, अष्टाध्यायी का टाइम पीरियड इतना नहीं आता, लगभग 300 BC के आसपास में आता है, सिकंदर के पश्चात में। कुछ विद्वान कहते नहीं, बहुत पुराने। उन विवादों में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक। वो कंफर्म कर दे विद्वानगण की कब सा क्या टाइम है, हम मान लेंगे, कोई विषय नहीं अपने लिए। विद्वानों का कथन ये है कि साहब जी मालवा के जो मालव गण हुआ करते थे, इनका संघर्ष हुआ था पश्चिमी भारत में सिकंदर के साथ में। ठीक। और यही वजह है कि वो वाले क्षेत्र से ये शिफ्ट हो गए थे, अर्थात इंडिया। यहां पर पहले रह रहे थे कौन? बोले साहब जी मालवगण। ठीक। यहाँ पर विवाद होने वाला, संघर्ष होने वाला, युद्ध होने वाला है, बाद में बगल में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये मालवा वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को? ये वाला पॉइंट देखें, सिकंदर भी रिलेट हो गया आपसे। यही वजह है कि सिकंदर हो चाहे महमूद गजनवी आक्रमणकारी इत्यादि वगैरह हो, इन पर क्वेश्चन पूछता है आपसे साहब, आपने ऑब्जर्व किया हो तो। बेसिक सी कुछ बातें ध्यान रखना। सिकंदर भारत कब आगमन हुआ? बोले साहब 326 BC। कब की बात है? बोले 326 BC भारत आता है। बहुत ही फेमस युद्ध कहलाता है उसका पोरस के साथ में। उस युद्ध को क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध कहा जाता है।
हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, कर्री का युद्ध भी कहा जाता है साथी। क्लियर बात है? तो ये कर्री नामक मैदान पर हुआ था। कौन सी नदी किनारे? बोले झेलम नदी किनारे हुआ था, बोले झेलम। ठीक, किसके साथ हुआ? तो सिकंदर वर्सेस पोरस के साथ में होने वाला साथी। ठीक है, कौन हारा कौन जीता कुछ भी कंफर्म नहीं है साथी, बाद में दोनों मित्र मित्र हो जाते इत्यादि वगैरह करके बात कहलाती है। ठीक है, सिकंदर के साथ में कई विदेशी आए थे, कई लोग आए थे, कई ऐसे यात्रियों के रूप में भी अपन उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कभी को क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। सिकंदर जब भारत में आया तो सिकंदर के द्वारा कुछ बहुत ही फेमस काम किए गए। ठीक है, पहली बात तो आया कैसे गया कैसे, इस बात को ध्यान रखना। इस पर रूट मैप जरूर पूछता है साहब आपसे वो। सिकंदर ऐसे आएगा, ये भारत का मैप है, भारत उस जमाने का ऐसा हुआ करता था। ठीक, ये भारत का है, आज का नहीं, पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान आगे सब भारत में आता, अफगानिस्तान सब भारत में आता। तो बस भारत आएगा तो आएगा ऐसे, लेकिन जाएगा ऐसे पानी के रास्ते, यानी आया लैंड रूट से है, जाएगा पानी के रास्ते। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना सर। पॉइंट नंबर 1, जाता भी है जब भारत से तो भारत में यज्ञ वज्ञ इत्यादि वगैरह करने वाला है, देवताओं देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने वाला है। ठीक, सिकंदर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल भी होकर जाएगा, कई विद्वान कहते हैं पराजित भी होकर के जाता है, उसका घोड़ा वोड़ा भी युद्ध में मारा जाता है। उसके घोड़े का नाम था बुके फॉल। ठीक, सिकंदर आया कहाँ से था? यूनान से आया था, ग्रीक से आया हुआ था साहब। उसमें से भी प्लेस का नाम पूछे तो कहेगा मैकेडोनिया। क्या नाम है? मकदूनिया, वहां से आया था। सिकंदर और मदर टेरेसा में एक बात सबसे खास है, दोनों आने वाले ओरिजिनेटेड प्लेस क्या है? एक ही है, इतनी सी बात को ध्यान रखना साहब। ठीक, चलिए अभी सिकंदर पर ही रहते हैं। सिकंदर आया, भारत में युद्ध इत्यादि वगैरह होने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी पूरा सूरज का। एक खास काम उसके द्वारा जो किया गया वो ये था कि भारत में अपने यहाँ के क्वाइंस वगैरह चलाना। ठीक, गोल्ड क्वाइंस वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमको सिकंदर के टाइम पर ही मिलते, उनके नाम था डायरेक। जबकि सिल्वर वाला जो कॉइन था उसका नाम था शैकल्स, साथ सिल्वर साथ से शैकल्स। जबकि गोल्ड वाले का क्या नाम था? डायरेक। इन सभी चीजों पर क्वेश्चन आएगा, आपको एक जगह नहीं मिलेगा। मैंने आपको बता दी कि ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, बट जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनते चलो, रोड डाउन करते चलो, बनाते चलो साथ। जिस दिन टकराएगा ना क्वेश्चन तो आप कहोगे वाकई में कहीं सुना हुआ था, कहीं पर पढ़ा हुआ था। तो बिल्कुल फिक्स चीजें कहलाती हैं, इनसे आना है। तो गोल्ड कॉइन क्या कहलाता है? डायरेक्ट। इसके पहले का हमको कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं मिलेगा भारत में, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी शासक के द्वारा गोल्ड कॉइन जारी नहीं किया गया। भारत में जो सबसे पहले कॉइन्स मिलते भी उनको कहा जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के कहे जाते, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहलाते, 16 महाजनपद के, चांदी के हैं वो, गोल्ड नहीं है। मामला क्रिस्टल क्लियर है। गोल्ड कॉइन पहली बार भारत में सिकंदर लेकर आएगा, नाम क्या था? बोले डायरेक। क्या नाम था? डायरेक। इस बात को ध्यान रखना। तो एक चीज वो ये लेके आता है, दूसरी चीज वो ये लेकर के आने वाला है कि साहब भारतीयों का ज्ञान वो प्राप्त करेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रभावित था। कुछ चीजें हमने भी सीखी होंगी, ज्योतिष विद्या के मामले में कई चीजें हमको वहां से सीखने के लिए मिलती है। इवन कई विद्वानों ने ऐसा लिखा है साहब कि ज्योतिष के मामले में भारत यूनान का ऋणी है। 12 राशियों का विभाजन, साल का 12 माह में विभाजन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ से ओरिजिनेटेड टू इंडिया? बोला साहब ग्रीक। ठीक है, इन बातों को हमको थोड़ी सा ध्यान रख लेना चाहिए। एक और आता है आर्ट एंड कल्चर में पॉइंट। सिकंदर यूनान से जब आया तो वहां से उसकी कला भी आने वाली, उसको कहा जाता है गंधार कला के नाम से भारत में जाना जाता है। किससे प्रभावित थी? वो ग्रीक से प्रभावित थी। ग्रीकों की आने वाले टाइम पर ग्रीक और भारतीय आपस में मिलकर विवाह करेंगे, उनके बच्चे बच्चे होंगे, उनको कहा जाता है इंडो ग्रीक्स। उन्होंने इस कला को और आगे बढ़ाया। आज के भारत के अफगानिस्तान वाले एरिया में या अफगानिस्तान वाले एरिया में साहब यह कला डेवलप होती है। साथ ही मूर्ति कला इसमें सबसे प्रसिद्ध होने वाली है। ठीक, वहां पर स्लेटी टाइप का पत्थर मिलता है, इसलिए वहां पर ये वाले पत्थर को बहुत ज्यादा यूज किया। भारत में लाल बलुए पत्थर की भरमार है, तो मथुरा वथुरा जो हम कला पढ़ेंगे तो उसमें लाल बलुआ पत्थर होगा। इस वाले में क्या होगा? सिल्वर कलर वाला, स्लेटी कलर वाला अपन जो देखेंगे, या ग्रेश करके जो होगा, ग्रे कलर, वो हमको देखने को मिलेगा। तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रख लेना। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को सिकंदर वाली बात। ठीक, सिकंदर गुरुजी इत्यादि का नाम पूछेगा, अपन बता देंगे, बोले अरस्तु थे। सिकंदर आया कहाँ से था? बोले यूनान से आया था। ठीक, पिताजी पिताजी का नाम क्या था? बोले फिलिप सेकंड करके उस बंदे का नाम था। ऐसे करके थोड़ी सा ध्यान रख लेना। भारत आता तो भारत आने के पहले एक बहुत ही खास एम्पायर पड़ता है, ईरानी। ठीक, पर्शियन एम्पायर। वहां पर एक बहुत ही फेमस युद्ध होता है जिसको कहा जाता है अरबेला का युद्ध, 330-31 बीसी का कहलाता है।
उसके पश्चात में ही वह भारत की ओर एंटर होता है, इन केस पूछे तो। एंड द लास्ट, भारत में जिन्होंने उसको मजा चखा दिया वे भारतीय जिन्होंने उसको तबीयत से मजा चखा दिया, उनमें से एक तो थे साहब ये मालवगण। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मालवगण हार गए थे इसलिए भाग के आ गए, ऐसा कुछ नहीं था, तरीके से मजा चखाया। और भारतीय मानसिकता हमेशा ये रहती है साहब जी, साहब अपन लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते साहब, शांति प्रिय, तो साहब शिफ्ट भी हो गए, ये भी हमको देखो। यदि हार ही गए होते तो सिकंदर वापस क्यों लौटता, फिर तो वर्ल्ड की विजय करके निकलना था। भारत के गेट ही पर वो टकराएगा, इनसे टकराएगा जनपदों से, और देखेगा जब ये छोटे छोटे जनपद है, गणराज्य हैं, उनके यहाँ हालत ये है कि साहब ये रुला दिया, तो अभी तो पूरा बहुत बड़ा एम्पायर सिकंदर को मिलने वाला भारत में। उस जमाने में नंद वंश का एम्पायर था, इस वंश का नंद वंश का एम्पायर था, घननंद करके शासक था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो वो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, भारत पश्चिमी सीमा तक ही आएगा, झेलम फेलम इत्यादि तक ही आने वाला, उसके बाद में लौट जाएगा वापस। आया था लैंड रूट से, गया पानी वाले रास्ते से, इस बात को ध्यान रखना। भारत में उसने उसको कई लोगों ने तरीके से युद्ध में पराजित किया, यही वह घायल हुआ था और यही उसकी मौत की वजह भी बनेगा। भारत में ही घायल होता है, भारतीय बर्छे से घायल होने वाला है, उसका जवाब उसके पास नहीं होने वाला। वो बर्छे भी जहर बुझे हुए थे, अंततः साल 2 साल के बाद वो मारा ही जाने वाला है बेबीलोन में। वो बच सकता था बशर्ते वो भारत में रुकता और भारतीयों से ही इलाज कराता, और उसको लगा नहीं यहाँ घायल कहीं और इलाज कराएंगे, उसका इलाज वर्ल्ड में केवल एक ही देश में मिलेगा जहां से तुम भाग रहे हो, दैट इज इंडिया। ये बहुत बड़ी गलती उससे हुई। बेबीलोन पहुंचेगा साहब जी, वहां पर उसकी डेथ वेथ होने वाली है। यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो उसने बात को फेस किया कि ना केवल यहाँ पर मेल बल्कि फीमेल के साथ में भी उसको युद्ध करना पड़ा। एक बहुत ही महान बात थी साहब जी कि साहब हम हार गए युद्ध में, मान लो छोटे मोटे युद्धों में हम हार भी गए, परंतु हमारे यहाँ की महिलाओं तक ने युद्ध किया था, युद्ध प्रिय जनजाति थी। यही वजह है कि वो क्वेश्चन पूछेगा साहब जी कि कहां पर उसको महिलाओं से तक युद्ध करना पड़ा था भारत में, किसको, सिकंदर को। वो थी कठ जनजाति। कौन सी जनजाति, ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि हायर लेवल के एग्जाम पे आपको मिलते हैं साहब, तो वहां से छपे हुए फिर सीधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कौन सी जनजाति, कठ। ये भी एक युद्ध प्रिय जनजाति थी, महिलाओं तक से युद्ध करना पड़ा था यहाँ पर, और वे मरते दम तक लड़े थे। हार गए तो क्या हुआ, तो उसको हार नहीं बोलते। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उसने पहली बार भारत में एक चीज और देखी कि साहब जब एक दूसरे जनपद कठ के अलावा है ना, वो कठ जनजाति से मान लीजिए युद्ध होता है, उसके पश्चात वो आगे बढ़ता है, फिर दूसरा वाला जनपद मिलता है, वहां फिर युद्ध होता है सिकंदर का। तो वहां पर वो एक चीज फाइंड आउट करता है कि साहब जी मेल तो युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पराजित होने वाले हैं तो महिलाओं ने खुद ही खुद को ही आग जलाकर उसमें अपने आप को नष्ट कर लिया था। तो जौहर वर्ड तो हमको नहीं मिलता ये, जो कि मिडिवल एरा में हमको मिलता है, जौहर वर्ड, ठीक है, महिलाएं खुद ही चिता में इत्यादि। बाद में हमको और भी एक खास वर्ड आएगा सिकंदर के पश्चात में, सती। ये सती वर्ड भी हमको नहीं मिलता, लेकिन हमको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है कि वो लोग महिलाएं जो थी आग में जल के उन्होंने अपने सतीत्व की इत्यादि वगैरह रक्षा करने वाली, ये हमको जानकारी मिलती है। तो यही वजह कि एग्जामिनर पूछता है साहब जी कि उस टाइप की प्रथा का, यानी सती प्रथा टाइप का या जौहर प्रथा टाइप का एक जो एग्जाम्पल शुरुआत में बिगिनिंग वाला एग्जाम्पल हमको मिलता है, वो किस जनजाति के बारे में मिलता है, तो सिकंदर के टाइम पर मिलता है। उस जनजाति की महिलाओं ने आग को अपनाना ज्यादा बेहतर समझा, उनने कहा कि साहब जी हम अपनी रक्षा के लिए आग में ही सो जाएंगे। किसमें सो जाएंगे, आग में। यही वजह कि वो जनजाति कहलाती अग्गल सोई। क्या नाम है, मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। तो कट जनजाति पूछेगा आपसे, मालव शूद्र का गण पूछेगा आपसे, आग वाले अग्गल सोई पूछेगा आपसे, पोरस पूछेगा, और इन सब का रिलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश से होने वाला है। और फिर आप कहोगे सर ये तो हमने सुना नहीं सुना, इसलिए तो सुना रहे हैं सर, बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट जाते हैं। अगला जो सेक्शन यहां पर महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, मालवा में ही, अभी मालवा खत्म नहीं हुआ है, मालवा का बहुत शानदार इतिहास है प्राचीन काल में, अपन देखेंगे। मालवा, मालवा का केंद्र बोले सर अवंती, उज्जैनी। अवंती जनपद था, उज्जैनी शहर है, उज्जैन शहर है, ठीक है, पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश वाली बात। पहले से ही जान लो आप इस चीज को कि बहुत सारी पौराणिक आख्यान भी हमको यहाँ के मिलने वाले, जिनमें से एक आपको बता दिया, मालव गण वाली बात हमने बता दी, ऐतिहासिक आख्यान के रूप में भी अपन ने इसको बता दिया था। उज्जैन क्षेत्र जाना जाता सबसे खास मिनरल्स के लिए, उसको कहा जाता आयरन, लोहा।
6th सेंचुरी बीसी में जहां मगध एम्पायर क्रिएट हो रहा, भारत का पहला एम्पायर कहलाने वाला है, उसकी फेमस वजह क्या थी? बोले साहब लोहा। उसी प्रकार से उसको केवल और केवल एक ही गणराज्य या महाजनपद प्रतिस्पर्धा देने में सक्षम था, उसका नाम था उज्जैन। यही वजह कि बिंबिसार सबसे ज्यादा किससे डरता था? बोले उज्जैन, अवंती। ठीक, रीजन बोले जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास में वो लगभग सारे रिसोर्सेज उनके पास में था। तो उज्जैन, इस क्षेत्र को ध्यान रखना, मालवा वाले क्षेत्र को अपन को थोड़ी सा ध्यान रखना था। 6th सेंचुरी बीसी यानी 16 महाजनपद काल में यहाँ पर अवंती महाजनपद हुआ करता था। अवंती का एक बहुत ही खास शासक था, उसका नाम था प्रद्योत। क्या नाम था? प्रद्योत करके शासक था। बहुत गुस्सा उत्सा होता था। बोले साहब जी चंड है बहुत ही ज्यादा, बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता, बात बात पे गुस्सा आ जाता। दैट इज चंड प्रद्योत करके भी हमको एक नाम मिल जाने वाला है। क्लियर? इनकी दो बेटे थे, ठीक, गोपाल, पालक इत्यादि। खास बात थी उसकी पुत्री, उसका नाम था वासवदत्ता। उसके बारे में हमको कथा मिलती साहब जी। वासवदत्ता और उदयन, इनके बीच में प्रेम प्रसंग की हमको जानकारी मिलती है। ठीक, और इसी पर आने वाले टाइम पर एक बहुत ही फेमस राइटर पूरी पूरी कहानी लिखेंगे जिसको कहा जाता है स्वप्न वासवदत्ता। क्या कहा जाता है? स्वप्न वासवदत्ता। सपने में हमको कई बातों का भान होता है, आभास होता है। स्वप्न वासवदत्ता रिटन बाय भास। क्लियर बात है? मत भूलना, आप पहचान लेना स्वप्न वासवदत्ता कृति कितने बार नहीं पूछी गई है, पूछी जाएगी, मध्य प्रदेश से संबंधित था। क्लियर बात है? दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कहेगा साहब जी उदयन किस महाजनपद का शासक था? और अपन कहेंगे ये तो मगध का रहा होगा। मगध का नहीं था, पहले ही जान लो। और सर उदयन, उदाई इत्यादि नाम सुना, मगध, राजधानी, पाटलिपुत्र, शिफ्टिंग इफ्टिंग इत्यादि, वो उदयन अलग है, एक नाम के कई आने वाले हैं, कंफ्यूज नहीं होना। वत्सराज उदयन कहाँ का राजा था? वत्सराज। और वत्स की राजधानी क्या थी? जल्दी से बताइए, बताइए वो कई जगह पर बोला जाता वाको। तो वासे वत्स होगा, कौसे और शाम भी होगा। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बन जाएगा आपको। जो भी बता रहे हैं कई बार देख सुन लेना, फायदे में रहोगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वत्सराज उदयन और ये वाला मामला अपन थोड़ी सा देख लेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। उदयन जो था, एक है वत्स वाला, ये उनकी कहानी है, जबकि एक उदयन मगध में भी है, वो अलग कार्यक्रम है। ठीक है, वो बाद में आने वाला है, वो अलग चीज होने वाली है। मगध और इनका शुरुआत में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन बाद में मित्रवत हो जाने वाले साहब जी संबंध। यही वजह है कि मगध से बहुत सारे लोग अवंती आएंगे। उनमें से सबसे पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि साहब एक बार चंड प्रदोत इत्यादि बीमार हो जाने वाले साहब जी, ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब जी डॉक्टर चाहिए, वैद्यराज। तो मगध के राजा ने अपना वैद्य भेजा था साहब जी। ठीक, कहा मगध बिहार, वहां से एक डॉक्टर आ रहा है। ठीक, किसके ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है? उज्जैन आ रहा है, अवंती राज्य आ रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर यही वजह की कहेगा साहब जी उस डॉक्टर का नाम ही बता दो चलो। ठीक है, उसका नाम था, क्या नाम था? जीवक। इन पर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी 16 महाजनपद वाली बात चल रही है अभी। ठीक है, तो जीवक आता है, आपका इलाज करता, आप ठीक हो जाते इत्यादि बात। जीवक रिलेवेंट हो गया एमपी से।
जीवक नो डाउट भारत के सबसे पुराने फेमस डॉक्टरों में से एक कहलाते हैं। कई मामलों में आप उनको फाउंडर कह सकते हैं, क्योंकि इनके पहले जो भी डॉक्टर्स हमको मिलते हैं वो देवताओं के डॉक्टर्स का नाम मिलता है। बोले धनवंतरी, बोले वो देवताओं के डॉक्टर से वैदिक काल में मिलता है। इंसानी रूप में हमको अगर कोई डॉक्टर मिल रहा है जिसका स्पेसिफिक हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इतिहास में, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, वो बंदा है जीवक साहब। तो यही वजह की पितामह के रूप में अपन उनको कह सकते हैं साहब। इनके भी 500-600 साल के बाद में चरक वरक आप नाम सुनने वाले, सुश्रुत नाम सुनने वाले साहब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक बहुत खास परंपरा रही। जीवक जो था वो जीवनी उनकी वाकई में खास है। जीवक की खास बात यह है कि वह एक नगर वधु के पुत्र थे। ठीक, और उस जमाने में नगर वधु को काफी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था, आज की तरह नहीं। ठीक, यही वजह है कि एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि जीवक की माता जी का नाम बताओ आप। पिता का नाम तो ज्ञात नहीं, पर माता जी का नाम पूछा था। अगर उसने रिपीट कर दिया तो क्या करोगे? तो क्या लगाओगे? सलावती। ये आज चुका है क्वेश्चन। किसी जमाने में जब एमपीपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर लिया करता था प्रीलिम, 2011 के पहले, 12 के पहले, तो हिस्ट्री वाला जो ऑप्शनल पेपर था उसमें आया है। समझ जाओ बात। ठीक, और वो चीज रिपीट हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? तो क्या नाम था उनका? सलावती नाम था, इतनी सी बात ध्यान रखना। चलिए, इनके भी पश्चात में हम देखेंगे मगध से संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे। मगध में राजा बिंबिसार तथा उनके पश्चात में अजातशत्रु ने। ठीक, मगध के शासक सबसे फेमस। मगध पहली बात तो भारत का फर्स्ट एम्पायर कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना हिस्टोरिकल। भारत का सबसे पहला साम्राज्य बोले मगध साम्राज्य, 600 बीसी। ठीक, फाउंडर कौन कहलाते? बोले बिंबिसार कहलाते हैं। ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर देगा उन्हीं का बेटा अजातशत्रु। यही वजह उस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। ठीक है, अजातशत्रु ने ये सब चीजें करी। ठीक, उसके बावजूद भी खास बात यह है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था। और शायद आपको याद होगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई? फर्स्ट बौद्ध संगति उस समय राजा कौन था? बंदा कौन था? मगध नरेश अजातशत्रु था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम किया, पॉइंट नंबर 1। तो उसने कई लोगों को कई क्षेत्रों में भेजा साथी, जैसे बाद में अशोक भेजेगा। उनमें से कुछ लोगों को उसने अवंती यानी उज्जैन भी भेजा हुआ था, या वो लोग आए थे साथ। उनमें से कुछ नाम है आचार्य महाकर्ण, आचार्य महाकर्ण, अभय कुमार, धम्मपाल। यही वजह है कि बहुत जल्दी अवंती यानी उज्जैन जो होगा बौद्ध धर्म की स्थली हो जाएगा, बहुत जल्दी। क्लियर बात है? तो मगध नरेश अजातशत्रु हर्यक वंश करके कहलाता है। महाकर्ण, धम्मपाल, अभय कुमार, ये लोग आते हैं। अब इस पर जो टफ क्वेश्चन होगा वो ये होगा, ये जो प्रद्योत था क्या ये भी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ था? बोले हाँ सर, ये हो गया था, ये बंदा हो गया था। तो क्वेश्चन पूछता कि इस राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? बौद्ध धर्म में दीक्षित इस राजा को किसने किया? मामला समझ में आ रहा है? उसका नाम था बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन, कात्यायन भी बोल देते हैं, महाकच्चायन। पाली लैंग्वेज है इसलिए ऐसा हमको मिलेगा। बात क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, तो मगध, ये कौन सी डायनेस्टी चल रही है यहाँ पर मगध में भी? बोलते हर्यक वंश, पितृहंता वंश, इनको ही कहा जाता है। थोड़ी सा फास्ट हो रहा होगा, कई चीजें एक साथ आ रही होंगी। ठीक है, तो जो भी सुनामी आ रही है उसको झेलो, और जो भी चीज आपको नहीं मिल रही उसको ढूंढो नहीं, फटाफट लिखो साहब जी। दो ही सिद्धांत लेके चलना, पहला तो है आपो दीपो भव, नहीं तो दूसरा छापो दीपो भव। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नोट्स आपके पास में मैक्सिमम नहीं है हमारा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां बात निकली है इनकी
हर्यक वंश आता मगध में, उसके पश्चात में फिर कोई नई डायनेस्टी, फिर कोई नई डायनेस्टी, फिर कोई नई डायनेस्टी। ठीक है, उन पर अभी बात कर रहे हैं। यहां पर अजातशत्रु आपको लिखा जानबूझ के मैंने 1 और 2 लिख दिया था। ठीक, अजातशत्रु पर क्वेश्चन आता है। पहली बात, एक तो थे राजा अजातशत्रु, ये किस डायनेस्टी के हैं? मगध के हर्यक वंश के हैं। एक क्वेश्चन तो ये आएगा, पॉइंट नंबर 1। एक जो थे अजातशत्रु, वो अलग थे, वो राजा भी थे, थिंकर भी थे, अर्थात चिंतक भी थे, विचारक भी थे, विद्वान भी थे। तो यही वजह की क्वेश्चन कहता है आपको कि महान विचारक, चिंतक, दार्शनिक, विद्वान राजा अजात शत्रु। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये महान विद्वान विद्वान कुछ नहीं, पितृहंता है। कौन सा? मगध वाला। दूसरा एक और है साहब जी, जो इनके भी पहले माने जाते हैं, उनका नाम है राजा अजातशत्रु। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन आपसे यही होगा, बोले साहब वो कहाँ के थे, या कभी को क्वेश्चन देता साहब इनमें से कौन सा महानतम विद्वान, चिंतक, राजा रहा है, दार्शनिक राजा रहा है। ऐसा कौन है जो कि दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक, विद्वान, थिंकर, नोबल, ल्यूरेट, राजा रहा है? उस बंदे का नाम है अजातशत्रु। यह है काशी के राजा अजातशत्रु। गलती से भी गलती मत करना। तो 2 उदयन हो गए, 2 अजातशत्रु हो गए। ठीक, 2 चंड हो जाएंगे। एक तो है चंड प्रदोत, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। एक है अशोक, जिसको किसी भी बात का शोक नहीं था, इसलिए दैट वाज अशोक। 99 भाइयों की हत्या करके अभी वो आएगा, और बात बात पे गुस्सा हो जाते थे, उसको चंडाशोक भी कहा गया। मामला क्रिस्टल क्लियर है। जब भी ऐसे नाम होते कंफ्यूज करने वाले ना, उठा करके पूछ देगा, और फिर बच्चों को लगता है हम एक ही जो पढ़ के आए वही बस है, दुनिया उसके बाहर और बहुत गोल है साहब। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके पश्चात में फिर जो स्थिति बनने वाली है वो ये बनेगी कि साहब मगध वाला जो है शासन, शासन व्यवस्था मगध की, वो किसी और के हाथ में आएगी। यानी ये जो हर्यक वंश है, इनके हाथ से छूट करके किसी और वंश के हाथ में आएगी। कहाँ की बात हो रही है? बोले मगध की बात हो रही है। कहाँ है ये भाई मगध? वो तो मगध यहाँ पर है, बिहार बिहार में। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं एमपी के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है, आपको नहीं पता है इसीलिए पढ़ रहे थे। मगध में आने वाला है एक नया वंश, उसको कहा जाता है नाग वंश। संस्थापक कौन है? बोले सर शिशुनाग। ठीक, इसमें क्वेश्चन यही होता है, बोले सर वो कालाशोक नाम हमको मिलता है, काल अशोक, काल धन अशोक, कालाशोक। ठीक, पहली बात तो संस्थापक। बोले कौन? बोले नागवंश। नागवंश कौन? बोले शिशुनाग। शिशुनाग का एक बेटा होने वाला, उसका नाम है कालाशोक। क्या होने वाला है? कालाशोक। ठीक, खास बात यह है कि ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। ठीक, मगध एम्पायर के बारे में आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि शुरुआत में तो वो छोटा सा एम्पायर था, पर वो बाद में बड़ा होता चला जाएगा। इस पैटर्न पे लगातार वो बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा होता चला जाएगा मतलब ये कि मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र भी वो कैप्चर कर लेने वाले हैं। बात क्रिस्टल क्लियर है अपन को? ध्यान देने वाली बात है। ये जो बंदा है, इसके अंडर में एरिया आ जाएगा कौन सा? अवंती वाला पूरा। यहाँ के 3-4 शहर बहुत ही फेमस होंगे। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि इसके नाम से भी एक यहाँ पर शहर बनेगा कालाशोक के नाम पे। कालाशोक के 2-3 नाम मिलेंगे अपन को, काला वाला रहा होगा शायद। एक नाम मिलता अपन को काकवर्ण। क्या नाम मिलता है? काकवर्ण। एक नाम मिलता अपन को काकड़ाव, ऐसा करके नाम मिलता, पाली में है। और इसी के नाम पर एक शहर बनेगा यहाँ पर, उसको कहा जाएगा काक नाद बोध। और इस शहर में इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भरपूर काम किया है। किसने? कालाशोक ने। यही वजह है
कि बौद्ध धर्म की स्थली कहलाए वो मध्य प्रदेश में। और फिर कहेगा साहब इस काकनाथ बोध को आधुनिक स्वरूप में किस नाम से जाना जाता है, उसको सांची सांची बताना। बात क्रिस्टल क्लियर है, अपन क्यों मगध वगद बार बार कर रहे हैं। ये वो सेक्शन है जिन पर क्वेश्चन आना ही है आपको, यदि अच्छे से याद हो। एंशिएंट हिस्ट्री पर बहुत क्वेश्चन है, मिडिवल पर कम है, मॉडर्न पर फिर ज्यादा है। और इस टाइप से वो क्वेश्चन है कि बोले सर गायब है तो सिरे से। इन बातों को समझिए जरा, पूछ लेगा सर जी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 और उसके पहले कई बार व्यापम इत्यादि में ये क्वेश्चन आया था। सांची का ओल्ड नेम बोले काकनाथ बोध किसके नाम पर, बोले काकड़ाओं। कभी को पूछ देगा कौन सी डायनेस्टी संबंधित है, बोले मगध के नागवंश से संबंधित है, संस्थापक स्थापक उनके बेटे बेटे इत्यादि वगैरह। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर सांची जो शहर है उसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक के काफी पहले हो चुकी थी। और उस घर पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत लोगों ने काम किया था। पहले अवंती में काम किया, तो उसके पश्चात हम देखेंगे सांची में काम होने वाला था। ठीक इसी समय एक और शहर के नाम आप सुनने वाले हैं बहुत जल्दी, उसका नाम है विदिशा। परंतु अपन उसको वैष्णव इत्यादि वगैरह के लिए पढ़ेंगे, हालांकि अशोक वगैरह का भी वर्णन वहां पर आता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक हमको हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। इसके पश्चात में आने वाली जो अगली डायनेस्टी है मगध में, उसको कहा जाता है मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश में 4-5 शासकों के नाम थोड़ी सा ध्यान रख लेना था, ठीक है, जो आपके लिए काम के हैं। सबसे पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक कहलाता है। ठीक, पूरा मगध का हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है कि बोले साहब नागवंश के बाद तो सर वो नंद वंश आया था, नंद वंश में है साहब जी, महापदम नंद आता है, बाद में उसका अयोग्य उत्तराधिकारी धननंद आता है, तो सब नहीं पढ़ रहे जानबूझ के क्योंकि वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, बोले साहब नंदवंश को उठाकर बोले मौर्य वंश आता है, अपन सीधे उस पर आ गए हैं। मौर्य वंश में सबसे ज्यादा पहला चंद्रगुप्त फाउंडर कहलाता है, दूसरा बंदा कहलाता है बिंदुसार, और तीसरा बंदा कहलाता है अशोक। ठीक, बिंदुसार एंड अशोक ने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है, पॉइंट नंबर 1। तो चंद्रगुप्त ने नो डाउट पूरे भारत में अपने एम्पायर को स्थापित किया, लेकिन कई क्षेत्र छूटे रह गए थे। ठीक है, कई क्षेत्र छूटे रह गए, तो आप इतना ही अनुमान लगा लो, ये है भारत का मैप। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बोले इतना बड़ा, पर इतना सीधा सीधा नहीं था। बगल में कलिंग है, उस पर ना तो चंद्रगुप्त जीत पाएगा ना तो बिंदुसार करेगा। बाद में आप अशोक के टाइम पर पढ़ोगे, कलिंग वलिंग का युद्ध पढ़ोगे, 261 बीसी इत्यादि वगैरह। ठीक है, अशोक के राजारोहण के 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष में इत्यादि वगैरह आप पढ़ते हो। उसका मतलब कई क्षेत्र ऐसे छूटे रह गए थे साहब जी। ठीक है, उनमें से एक क्षेत्र कहलाता था मालवा। पता नहीं क्या बात थी साहब जी, अब जो भी रहा हो इसकी हिस्ट्री अपन को बहुत ज्यादा नहीं पता। तो ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि मौर्य वंश के किस शासक ने मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण किया या उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। बंदे का नाम क्या है, चंद्रगुप्त नहीं है बल्कि वह बिंदुसार है। बोले बोले यह कथा आपको कहां से मिलती है, इस बारे में आपको जानकारी किस बुक से मिलती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 का क्वेश्चन था। वह है बुद्ध घोष की पुस्तक सामंत पासादिका। मामला क्लियर, कहेगा किस अपुष्ट कथा के अनुसार मालवा को इस शासक के काल में या बिंदुसार के शासन काल में मगध साम्राज्य में मिलाया गया था। ये वो क्वेश्चन ये बहुत रुलाते हैं, भरपूर रुलाते हैं। जो भी एक्सपीरियंस हैं बच्चे, पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, वो समझ रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ ले जा करके क्या क्या चीजें खोद खोद के आपको पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है बिंदुसार के टाइम पर वह नियंत्रण में आया। बाद में फिर अशोक घूमते घामते यहाँ आ जाएगा, उज्जैन आएगा, राज्यपाल भी रहने वाला है। 2 जगह का राज्यपाल बहुत फेमस रूप से सुनते हैं अपन, तक्षशिला का, दूसरा अवंती यानी कि उज्जैन का राज्यपाल के रूप में। जब आता है तो रास्ते में यहाँ पर किन्हीं किन्हीं शहरों में रुका होगा, तो अपन पाते हैं साहब जी विदिशा, विदिशा की नगर शक्ति कन्या कुमार देवी, महादेवी इत्यादि नाम मिलता है। ठीक, विवाह हो जाने वाला, पूरी पूरी फिल्म बना दी शाहरुख खान और करीना कपूर इत्यादि वगैरह, देख लेना आराम से, समझ लेना। बेड़ा बेड़ा घाट में भी अपनी शूटिंग वूटिंग कर दी थी। ठीक है, तो ये सब होता है। उनसे उनके बच्चे होने वाले थे। ठीक है, तो एक बच्ची का नाम उज्जैनी था, ध्यान रखना, अशोक की। क्लियर बात है, अशोक की एक पुत्री का नाम क्या रखा था उसने, जैनी। और भी महेंद्र तथा संघमित्रा का नाम आप सुनते हैं, उनको साउथ इंडिया में अपन ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, श्रीलंका गए थे साहब जी।
ठीक है। वहां पर बोधि वृक्ष की शाखा भी ले गए, तो वहां पर वो वृक्ष भी लगा करके आते हैं। बाद में श्रीलंका बौद्ध धर्म की केंद्र हो जाने वाला है साहब जी। खास बात है कि वो फॉर्मेशन रिवर्स होने वाला है। पहली बात, श्रीलंका किसको भेजा था अशोक ने? बोले साहब मैंने संगम पर। दूसरा, मैंने कहा वो फॉर्मेशन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स ये हो जाता है कि भारत में जो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को, पीपल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी किनारे किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को बाद में 7th सेंचुरी में एक शशांक नाम का जो शासक रहता गौड़ वंश का, वो शैव धर्म को मानता वो कटवा देता था। तो भारत में वो बोधि वृक्ष जो था वो समाप्त हो जाता है। पर उसकी एक ब्रांच अशोक ने भिजवाई थी यहाँ पर, कहाँ? श्रीलंका में। तो श्रीलंका से वो वाली ब्रांच जो है, शाखा जो है, उसकी कलम जो है, वो बुलवाई गई है भारत। भारत में भी कहाँ पर ऑफिशियली बुलवाई है? बोले मध्य प्रदेश में बुलवाई गई। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? बोले सांची विश्वविद्यालय। स्वयं वहां के राष्ट्रपति महोदय आए थे, यहाँ पर उन्होंने पौधा लगाया है। ऐसी हमारी मान्यता है कि साहब ये वही पौधा है, उसकी ही कलम है, उसको लगाया साहब जी। और वहां से सांची विश्वविद्यालय की शुरुआत मानी जाती 2010-11। मामला क्रिस्टल क्लियर है। महिंद्रा राजपक्षे जी आए थे, कभी को उठा करके पूछ देगा आपसे, घूमते रह जाओगे सर। अपडेट रखना थोड़ी सा चीजों को। आगे बढ़ जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम इन बातों को पढ़ते सर। उसी जमाने में और भी बौद्ध भिक्षु इत्यादि वगैरह यहाँ आने वाले हैं। बौद्ध भिक्षुओं में जो यहीं पर रह जाने वाले हैं, चाहे मचिजम हो, चाहे महाकश्यप इत्यादि वगैरह हो, उनकी अस्थियों पर यहीं पर स्तूपों इत्यादि वगैरह की द्वारों की स्थापना की जाने वाली। कहां पर? सांची में। अशोक ने यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्तूप बनवाया था, जो हालांकि सबसे बड़ा तो नहीं था भारत का, लेकिन सबसे बड़ों में से एक था। ठीक है। भारत में 3 सबसे बड़े जो स्तूप कहलाते हैं, उनको ध्यान रखना। एक तो कहलाता अमरावती वाला साइज वाइज, दूसरा कहलाता सांची वाला, और तीसरा कहलाता है कि कनिष्क के काल में उसकी राजधानी बनाया था वो वाला। तो सांची वाला भी इसी तरह बनता है। तो यही वजह की क्वेश्चन पूछता है साहब कि सांची का जो स्तूप है, ठीक, सांची का स्तूप, उसमें किसकी अस्थियां, मंजूषा, कलश इत्यादि वगैरह रखे हुए हैं? महा तो कई लोगों के रखे, उनमें से एक का नाम है महामोदगलायन। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बन जाएगा अपन को। सांची को बहुत अच्छे से देख लेना। बोले देखा तो है सर बचपन से, एमपी बोर्ड की किताब में फोटो रहती है। ध्यान देने वाली बात है कि सांची का जो स्तूप है, उसके बाहर बाउंड्री वॉल है, पत्थर की है। पहले लकड़ी की हुआ करती, जब अशोक ने बनवाया था। कास्ट कला के लिए मौर्य काल बहुत खास जाना जाता था। बाद में शुंग काल में उसको पत्थर की रेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। वो जो रेलिंग बनी है वो सबसे खास है। उस रेलिंग की के ऊपर बहुत सारी मूर्तियां को अंकित किया गया है, डिजाइन बनाई गई साथी, जो कि कई चीजों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, दूसरी राजा के जीवन से भी संबंधित है साहब, राजाओं के जीवन से अशोक। ठीक है। गेट्स वगैरह भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, उन पर भी बनी हुई, पूरे पत्थर पत्थर के हैं। तो यही वजह की एग्जामिनर पूछता है कि कहां पर, इनमें से किस जगह पर अशोक तथा उसकी पत्नी का चित्र उकेरा गया है, तोरण में या गेट में या बाउंड्री पर। ऐसा करके क्वेश्चन पूछे, वो प्लेस का नाम है सांची। सांची बताना, बिल्कुल बन जाएगा। कभी को पूछे साहब जी की और उसमें क्या क्या है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी जातक कथाएं हैं, कभी अंगुलीमाल पूछते, कभी बोले साहब जी एक पागल हाथी आ जाता है और महात्मा बुद्ध को कुचलने वाला होता है, वो उसको देखकर खड़े रहते हैं और वो हाथी बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं उनको चित्रों के माध्यम से, नॉट पेंटिंग, मूर्तियों के माध्यम से, ठीक है, उकेरा गया है वहां पर। उस पर क्वेश्चन आता है, चाहे आईएएस का पेपर हो तो चाहे एमपीपीएससी का, और यही क्वेश्चन होता फिर परेशान हो जाता है। तो ये स्तूप थोड़ी सा ध्यान रखना। मौर्य काल के पश्चात में हम पाते हैं भरहुत में स्तूप बनता, सतना के पास में स्तूप बनता, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाएंगी साहब। चलिए, मौर्य काल में खास बात यह थी कि अशोक ने उज्जैन को अपनी एक दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी एक राजधानी क्या हो गई साहब जी? बोलिए, एक और राजधानी। बोले सर ये वाली हमको मिलने वाली। अशोक यहाँ पर गुफाएं उफाएं भी बनवाने वाला है, बौद्ध भिक्षुओं से मिलने वाला है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो ये 3 शासक हो गए मौर्य वंश के। एक चौथा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एंड 5वां भी। चौथे शासक का नाम है संप्रति।
क्या नाम है? संप्रति। ठीक। संप्रति खास बात है कि बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, बल्कि वह जैन धर्म का समर्थक था। और उसके टाइम पर हमको एक बहुत क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने मगध की पाटलिपुत्र के साथ साथ अपनी एक राजधानी उज्जैन को बनाया था। बहुत क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भरपूर काम किया है। और जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथों में अशोक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उसी प्रकार जैन धर्म में राजाओं का राजा किस शासक को कहा गया है? मामला क्रिस्टल क्लियर है। संप्रति बन जाएगा अपन को। जिस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरी दुनिया भर में दूत भेजे थे, उस प्रकार संप्रति ने भी जैन धर्म के प्रचार पूरी दुनिया में तो ना सही, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दूत भेजे थे। इस बात को ध्यान रखना, गलती मत करना। चलिए, मौर्य वंश के पश्चात में हम पाते हैं कि यहां पर अब क्षेत्र विभाजन हो जाएगा, छोटे छोटे राजवंशों का उत्पत्ति हमको देखने के लिए मिलेगी, है ना। उन्हें के बारे में हम पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण भी अब होने वाला है भारत पर, IPSK वाला। ठीक। तो ये सब घटनाएं होंगी और मौर्य वंश के हाथ से सत्ता भी अभी जाने वाली है। मौर्य वंश का आखिरी शासक देख लो, बोले बृहदत्त था, उसकी हत्या कर देगा पुष्यमित्र शुंग और एक नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा, जिसको क्या कहा जाता है? शुंग वंश करके कहा जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब मध्य प्रदेश, जो कि पहले अंडर में आ रहा था मौर्यों के, अंतिम शासक की हत्या करके कितने? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने, कितने? पुष्यमित्र शुंग ने अपने एक नए वंश की स्थापना की, जिसको क्या माना जाता है? बोले शुंग वंश। ठीक। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में पहली बात तो क्वेश्चन पूछता है, बोले कहाँ के थे? बोले MP के थे सर। MP में भी कहाँ के माना गया है? तो उसका डबल उत्तर मान लिया था। उज्जैन के भी उनको माना गया है, फाइनलाइज। ठीक। और कुछ विद्वान जो हैं इतिहासकार, उनका कहना है कि नहीं सर, वो विदिशा के थे। ठीक है, कहाँ के थे? विदिशा के। आज विदिशा बोलते उसको, उस जमाने में बेसनगर कहा जाता था, ध्यान रखना। मध्यकाल में उसको भिलसा कहा जाता था। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। शुंगों ने भागवत धर्म को या वैष्णव संप्रदाय को बहुत प्रश्रय दिया, इस बात को ध्यान रखना। पहली बात तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक। दूसरी बात, इनने राजधानी बनाई थी साहब जी विदिशा को, यानी अभी तक आपने राजधानी उज्जैन सुनी है, अब आप विदिशा भी राजधानी सुन रहे हैं। इसके पहले आपने मौर्य काल में महत्वपूर्ण शहर जरूर सुन लिया, विदिशा, अशोक, महादेवी इत्यादि वाली बात आपने सुनी, लेकिन अब इनने तो राजधानी ही बना दी साहब विदिशा, ये हमको मिलती साहब। ठीक। तो पुष्यमित्र शुंग ध्यान रखना, उससे संबंधित बेसिक पॉइंट को ध्यान रखना। पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप लगता है कि उसने बौद्धों को परेशान किया था, प्रताड़ित किया था। ठीक। उसकी सियालकोट की घोषणा के कारण उसके ऊपर बहुत आरोप लगता है कि तुम एक बौद्ध का सिर ला के दो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन इतिहास में इस बात का एविडेंस हमको मिलता है कि जो सांची का स्तूप था, उसकी रेलिंग जो लकड़ी की थी, खराब हो गई थी, उसको पत्थर का किसने करवाया था? बोले साहब आपने करवाया था। तो ये थोड़ी सा कंट्रोडिक्शन होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किए साहब जी, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म प्रचार प्रसार के लिए उसने काम भी किया था, हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक। तो उसने यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र का एक बहुत ही फेमस अभिलेख है, जिससे हमको उसके द्वारा किए गए यज्ञों की जानकारी मिलती है, और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। अयोध्या में धनदेह का अभिलेख किस जगह पर? यूपी, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, वहां पर एक अभिलेख मिलता है। किसका है? उसके ऑफिसर का है। उसका नाम क्या? बोले धनदेह है। ठीक। वो बताता है कि साहब जी हमारे राजा जी कौन है? बोले पुष्यमित्र हैं। बोले उन्होंने क्या किया है? बोले अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इस बात की इंफॉर्मेशन देता है साहब। मामला क्लियर है, भूलना नहीं, गलती से। नेक्स्ट, जब आपने यज्ञ किया तो आपके आचार्य कौन थे? तो उनका नाम पूछता है, पतंजलि। इन्होंने भी टीका लिखी साहब जी, पढ़ने की अष्टाध्यायी पर, है ना, महाभाष्य नाम से टीका लिखी है। ये पॉइंट आपसे पूछ लेगा।
पुष्यमित्र शुंग के वंश के ही कई शासक हुए हैं, ठीक है। उनमें से अपन को 3 को पढ़ना है साहब, 3 से 4 को पढ़ना है। फर्स्ट संस्थापक, एंडिंग वाला, और बीच में अगर कोई 1-2 आया हुआ है तो, ठीक है। तो अगर कभी को ऐसा होगा कि बोले साहब शुंग वंश के किसी शासक का महाकवि भारत के शेक्सपियर कालिदास महोदय ने उल्लेख किया अपने किसी ग्रंथ में, तो कहेगा साहब जी नाम बताओ आप। उसका नाम है मालविकाग्नि मित्रम। इस बुक में आपने शुंग वंश के राजा किसका, अग्निमित्र का उल्लेख किया है साहब जी। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बन जाएगा अपन को। चलिए, कालिदास जी की बात निकली है, उनका टाइम पीरियड 4वीं-5वीं शताब्दी कहलाता है, यानी AD कहलाता, 400-500 के आसपास में। आप उज्जैन के थे, शिव जी के अनन्य भक्त थे, महानतम उपासक थे, भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते साहब जी। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कहलाते हैं साहब जी आप, भारत के शेक्सपियर के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनके द्वारा 7 ग्रंथ लिखे गए हैं साहब, उन चीज को देख लेना, मिस नहीं करना। कालिदास, क्लियर बात है। कालिदास जी के द्वारा 7 सबसे फेमस ग्रंथ लिखे गए माने जाते हैं। उन पॉइंट को अपन देख लेंगे। ये लेकिन बात कब की हो रही है, अपन 400-500 AD के बारे में बात कर रहे हैं, अपन एकदम से वहां शिफ्ट कर रहे हैं, पहले बता दें। इनकी बात हो रही है, इसका मतलब ये 180 BC के हैं, ठीक है। 180-185 BC के हैं ये, टाइम स्केल को थोड़ी सा देख लेना। कालिदास जी की बात हो रही है, यानी 400-500 AD के हैं, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले साहब जी, उनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। संस्कृत विद्वान, 7 बुक्स उनकी बहुत ही फेमस कहलाती है, इन पर क्वेश्चन आता ही रहा है साथ में, फटाफट देख लो। दैट इज रिमेकुर MBA, क्या नाम से, रिमेकुर MBA के नाम से आप ध्यान रख लेंगे। री से कहलाता है ऋतु संहार, मे से मेघदूतम, कु से कुमार संभव या कुमार संभवम, आर से या रा से रघुवंशम, एम फॉर मालविकाग्निमित्रम, बी फॉर विक्रमोवर्षीय, ए फॉर अभिज्ञान शाकुंतलम। श्रेष्ठतम रचना उनकी कहलाती है। ठीक, तो 7 टोटल उनकी बुक्स हैं। पॉइंट नंबर 1 ये अपन ने देख लिया। इसमें 3 कैटेगरी बनती हैं, ठीक है। पहला खंड काव्य, महाकाव्य एंड नाटक, क्लियर बात है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन सा उनका नाटक है या कौन सा महाकाव्य है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटक कौन से हैं, खंड काव्य कौन से हैं और महाकाव्य कौन से हैं। तो महाकाव्य ने बहुत विशाल का तब लिखा हो जब बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा जीवन का, आखिरी के 3 उठा के महाकाव्य लगा देना, आमला का क्लियर है, बन जाएगा अपन को, ठीक। तो महाकाव्यात्मक नाटक के रूप में उन्होंने उस चीज को लिखा, तो ऐसे कैटेगराइज किया जाता है, उसको लिस्ट को देख लीजिएगा थोड़ी सा। वैसे अभी तक पूछा नहीं है ये क्वेश्चन, मे बी। वापस पहुंचे शुंग वंश पे, ठीक है, वापस शुंग वंश पे आते हैं। शुंग वंश पे अगला जो शासक आपको ध्यान रखना है, उसके काल में एक बहुत ही खास घटना होती है, एक बहुत ही खास विदेशी व्यक्ति आता है, विदेशी यात्री आता है, एम्बेसडर आता है, राजदूत आता है, ठीक है। शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में, ठीक। उस बंदे का नाम था हीलियोडोरस। क्या नाम था, एम्बेसडर था, राजदूत था, हीलियोडोरस। ये आने वाला किसके, शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में। भेजेगा कौन साहब जी, बोले एंटियाल कीड्स करके बंदा है राजा, वहां से आने वाला है, यहाँ पर आएगा, वैष्णव धर्म भागवत धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेगा, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थापित करेगा। गरुड़ जो प्रतीक चिन्ह कहलाता है वह भागवत धर्म का कहलाने वाला था, उनके प्रति आस्था व्यक्त करेगा, गरुड़ स्तंभ बनवाएगा भी, पत्थर का भी, ठीक है। अब इसमें जो आगे का पॉइंट पूछता है आजकल
पहली बात तो इतना पॉइंट पूछता है, ठीक है, बोले साहब जी भागवत के दरबार में कौन आया था, ठीक, बंदे का नाम क्या था, एम्बेसडर का नाम क्या था, किस राजा के दरबार से आया था, पॉइंट बन, अपन को फिर भी बन जाएगा, 2-3 पॉइंट अपन को नहीं बनेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कि ये भागभद्र कौन से नंबर का शासक था शुंग वंश का, तो पक्का 9वां शासक था, तो 14वां शासक था साहब, ठीक, कौन से नंबर का था, 14वां शासक था साहब। उसके शासन काल कैसा बोल रहे साहब जी, 9th वर्ष में आया है, कौन से वर्ष में, 9th वर्ष में, मान लो पूछे अंदर की इन्फॉर्मेशन उसके, ठीक है, आगे साहब जी। अब उसने जो गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, दूसरा पॉइंट इस पर ये क्वेश्चन हो सकता है, बोले साहब उसकी हाइट कितनी, बोले ये तो गड़बड़ हो गई साहब, तो 20-22 फीट है इसकी हाइट, याद रखना। और अगला जो पॉइंट होगा, कहीं साहब जी उस पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, उस गरुड़ स्तंभ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शनों में से वह 3 शब्द कौन से नहीं है। मामला क्रिस्टल क्लियर है, एक बार आपको हिंट मिल जाएगा ना, आगे का आप बना लोगे ये सब। अच्छा, यहां यहां से ये क्वेश्चन आने वाला साथी, ठीक, तो सीधा सीधा सा काम क्या कर लो साहब जी, क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन से शब्द हैं, प्रज्ञा होना चाहिए, शील होना चाहिए, समाधि होना चाहिए साथी, बन जाएगा अपन को ये सारे शब्द वहां पर लिखे हुए हैं। बनाना, हाइट वाइट पूछे, जब वो 52 गजा की पूछ लेता है तो आपसे ये नहीं पूछ सकता कभी को क्या, बोले 52 गजा की हाइट कितनी, बोले 52 फीट नहीं है, ठीक है, 52 गजा की हाइट 52 फीट नहीं है, फिर कितनी है साहब जी, बोले 82-84 फीट के आसपास में है। थोड़ी सा पॉइंटों को ध्यान रखना, आगे बढ़ जाइए। अगला जो इसमें पूछा जाने वाला है, बोले सर शुंग वंश का अंतिम शासक, अंतिम देख लो, देवभूति करके था, उसकी हत्या कर देगा कर्ण की स्थापना करने वाला वासुदेव नाम का बंदा। कौन था अंतिम शासक, बोले देवभूति, उसकी हत्या कौन कर देगा, कर्ण का शासक, बंदे का नाम क्या था, बोले देवभूति, एक नए वंश की स्थापना करेगा, कर्ण की। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। तो ये सब हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलती था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद के काल में यदि मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, इसी क्षेत्र के बारे में विशेषकर हम बात कर रहे हैं 200 BC से 200 AD के बारे में था। तो अनेक विदेशी आक्रमणकारी भी सेम टाइम पर आए, एक साइड शुंग काल चल रहा है, एक साइड विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। जैसे जैसे शुंगों का पतन होगा, विदेशी आक्रमणकारी भारत में और भी अंदर की ओर घुसते चले आएंगे। इन विदेशी आक्रमणकारी को कहा जाता IPSK, ये क्रम है, यानी सबसे पहले कौन आए, बोले आई फॉर इंडो ग्रीक आए। हालांकि पहला आक्रमणकारी सिकंदर कहलाता है, इसको ग्रीक है वो अपन पढ़ चुके हैं। उनके पश्चात में इस टाइम पीरियड में 4 लोगों के अटैक हुए, उनका सीक्वेंस पूछेगा, क्या बताओगे, IPSK, आई फॉर इंडो ग्रीक, P फॉर पार्थियन, इनको पहलव भी बोलते हैं, S फॉर होते हैं शक, K से होने वाले हैं कुषाण। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आ गए साहब जी। जब ये आ गए, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो परेशान किया है वो शकों ने किया है शुरुआत में। बाद में उन्होंने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं, बाद में यहाँ पर वो साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं, और जो साम्राज्य स्थापित होगा तो फिर संघर्ष भी होने वाला है। किस प्रकार का संघर्ष होगा साहब जी, राजाओं के बीच में आपस में तनाव होने वाला है साहब। क्लियर बात है ये। अब इस चीज को देखो, यहां पर आपको एक बहुत ही फेमस राजा का नाम मिलने वाला है मध्य प्रदेश मालवा में। मालवा, उज्जैन, अवंती, इनके संदर्भ में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। मामला क्या था कि मालवा पर शकों ने नियंत्रण कर लिया। किसने जीत लिया, शक शासकों ने मालवा को जीत लिया साहब जी, ठीक। जब इन्होंने जीत लिया तो यहां पर काफी अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, ऐसा कहा जाता था, ठीक है। परेशान भी किया लोगों को, ऐसा कहा जाता, तो बहुत सारी किंवदंतियां चलती थी, ठीक। अब वो किंवदंती मामला क्या है,
जब शकों ने यहाँ आक्रमण किया तो उसके पहले एक गर्द भिल्ल करके शासक था, जो कि शासन कर रहा था ऑलरेडी कहां पर, उज्जैन में, शुंगों के पश्चात में। इनके दरबार में एक बहुत ही फेमस आचार्य रहते थे, उनका नाम है कालकाचार्य। क्या नाम है? कालकाचार्य। इनकी जो सिस्टर थी, उनका अपमान कर दिया था किसने? राजा ने, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी सिस्टर थी साध्वी सरस्वती, उनको परेशान किया था, अपमानित किया था, मामला बिगड़ जाएगा। तब कालकाचार्य आमंत्रित करेंगे किनको? शकों को। ठीक, शक आएंगे, राजवाज मिल गए उनको यहाँ के, हरा देंगे और साम्राज्य यहाँ पर अपना स्थापित कर लेने वाले, ऐसा बताया जाता था। ठीक, अब जब ये सब मामला हो गया तो अब इस बात का बदला, तो राजा जो गर्द भिल्ल थे, उनके जो पुत्र थे, उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। अब वो इस बात का बदला लेंगे साहब जी। ठीक है, वो बदला लेंगे तो शकों को खदेड़ देंगे यहां से, ऐसा ऐसा मामला होता है। और जब वो शकों को पराजित कर देंगे तो एक खास संवत चलाएंगे साहब जी, खास कैलेंडर, उनको पराजित करने की स्मृति को बहुत पावरफुल कहलाते थे। तो बोले साहब जी किस नाम से जाना जाता है उस संवत को? तो उस संवत को कई नामों से जाना जाता है, उनमें से एक नाम कहलाता, बोले विक्रम संवत। 5758 बीसी का है। पहली बात तो भारत सरकार, भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, विशेषकर वैष्णव शैव या हिंदू धर्म ग्रंथ इत्यादि हमको मिलता है साहब, कौन सा? विक्रम संवत। इसके कई नाम हैं, उनमें से एक नाम कहलाता है कृत संवत। यही वजह है कि एग्जामिनर कहेगा कि ये बताओ बेटा एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 में कि कृत संवत इनमें से किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है विक्रम संवत को? कभी को आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि साहब जी एक बात बताओ, सत्य संवत या सत्य युग संवत किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। कभी को क्वेश्चन होगा कि बोले मालवा संवत या मालव संवत किसे कहा जाता है? बोले सर एक ही बात है, राजा विक्रमादित्य जी। बन जाएगा मामला, क्वेश्चन पूछे तो बना लेना। ठीक है, और इस प्रकार से वापस उज्जैन मालवा क्षेत्र पर पुनः विजय पताका फहरा जाएगी साहब जी। विक्रमादित्य जी की बहुत फेमस, बहुत प्रतापी, बहुत महानतम शासक वो कहलाते थे। ध्यान देने वाली बात है कि बोले सर ये जो आपने बताई बात, इसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कम है, श्रुतिगम में थोड़ी सा अधिक मिलता है, और ये कहानी एक बहुत ही खास किताब में मिलती है, एक बहुत ही फेमस बुक में मिलती है। उस बुक का नाम पूछा था एमपीपीएससी ने, और वो क्वेश्चन कैसा था आपको बता देते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 में पूछा था। उसने ये कहा था कि इनमें से कौन सा दिए गए ऑप्शन में से वैष्णव पुराणों के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा कुछ था वो क्वेश्चन, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। वायु पुराण दिया होगा आपको, इत्यादि पुराण दिया होगा, उनमें से एक था। क्वेश्चन था काल का पुराण, रिटन बाय ऋषि कालकाचार्य, जो कि किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। देख रहे हो क्वेश्चन कहां से निकाल के कहां से पूछ रहा है आपको। मामला क्रिस्टल क्लियर है। अगर इस अप्रोच से पढ़ोगे ना, कैसा ही पेपर आएगा, बनेगा, एक एक चीज बना दोगे। और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली साहब, आप इस बात को समझ लो। फिर पढ़ के भी जाओगे और उसके बावजूद भी नहीं बन रहा तो फिर खुद को लगेगा क्या पढ़ के आए अपन। मामला क्रिस्टल क्लियर है। तो कालकाचार्य जी, कालकाचार्य के नाम से ये पुस्तक है। कालकाचार्य कथानक भी कहा जाता है, कालकाचार्य कथा भी कहा जाता है, काल का पुराण के नाम से भी जाना जाता है। किस धर्म का ग्रंथ है? बोले साहब जी जैनिज्म, जैन धर्म का ग्रंथ है। बन जाएगा अपन को। बार बार साधु साधु वर्ड यूज किया हुआ है, हिंट दिया हुआ था आपको। चलो, तो ये पूरी पूरी घटना हमको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जिसके पश्चात में हम देखेंगे सर इनके ही भाई राजा भरथरी,
ठीक, राजा भर्तहरि इनके ही ब्रदर बड़े भाई कहलाते हैं साहब जी। उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजपाट इत्यादि वगैरह वो छोड़ करके चले जाते हैं साहब। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ठीक है, उनको ध्यान रखना। सबसे पहला बोले श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक, तीसरा वैराग्य शतक। राजा भर्तहरि जी ने काफी साधना की, तो जहां साधना की तो दो बहुत ही फेमस गुफाएं कहलाती हैं। ठीक, तो उनमें से एक गुफा मध्य प्रदेश में और एक बाहर है साहब जी मध्य प्रदेश के। पूछेगा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ऑब्वियसली कहाँ हो सकती है, तो उज्जैन में ही है, भर्तहरि की गुफाएं, पॉइंट नंबर वन। दूसरी कहाँ पर बोले वाराणसी के पास में है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बोले साहब उन्होंने अपनी पत्नी जी के कारण सब कुछ त्याग दिया था, तो उनकी कथाएं हैं। तो ये सारी चीजें की बोले साहब बुक्स आप देखोगे तो बोले साहब पहले बोले वैराग्य में डूबे तो वैराग्य शतक, फिर बोले साहब नीति यानी समझ पॉलिसी, नीति शतक, फिर बोले साहब जी पूरे ही पूरा वैराग्य हो जाने वाला। तो श्रृंगार टू नीति टू वैराग्य, ऐसे ध्यान रखना। उनके नाम से पूरी दुनिया में इसी चीज को, पूरे भारत में इस चीज को गाया जाता है, बहुत ही फेमस गायन कहलाता है, दैट इज भरथरी गायन। मध्य प्रदेश के बहुत ही कल्चरल गायन के रूप में जाना जाता है साहब। थोड़ी सा देख लेना, उन्हीं के इन्हीं जो बुक्स हैं, राइटिंग्स है, उन पर बेस्ड होता है साहब जी। बन जाएगा अपन को। इनके पश्चात हम पाते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पुनः फिर शकों का शासन आ जाता है साहब जी। ठीक है, उन शको शासकों में एक बहुत ही फेमस शासक है, उस बंदे को कहा जाता है रुद्र दामन। इनके भी पश्चात में आएगा। क्या नाम है उसका? रुद्र दामन। एक और बंदा रहता है नहपान वगैरह, रुद्रदामन के पहले रहने वाला था। रुद्रदामन का टाइम पीरियड कहलाता है 130 टू 150 एडी। इनके भी पहले नहपान करके शासक आता है, वह भी शक रहता है। शकों की भी 5-6 ब्रांच अपन भारत में पढ़ते हैं। ठीक, कभी कादम्बक वंश पढ़ोगे, कभी क्षयरात पढ़ोगे, तो अपन मोटे तौर पर शक बस देख लेते था। तो नहपान आता है, नहपान की राजधानी ऐसा कहा जाता है कि साहब जी गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में कोई शहर थी, मिन्नगर करके नाम उसका मिलता है, एग्जैक्टली प्लेस नहीं मालूम अपन को। ठीक है, नहपान के कॉइन्स वगैरह अपन को मिले हुए हैं, उसके विलेख वगैरह मिले हुए साहब जी। ठीक, उनमें सबसे फेमस कौन है? रुद्रदामन करके कहलाता था। पश्चिमी मध्य प्रदेश के नियंत्रण में आता था जी शक शासक रुद्रदामन करके कहलाता है। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी के रूप में ये आए हुए थे आईपीएस के, लेकिन भारतीय संस्कृति को ये अपना रहे थे। उसे अपनाने का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हमको जो मिलता है वो हीलियोडोरस गरुड़ स्तंभ अपन ने पढ़ा कि वो साहब अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब है। ठीक, पॉइंट नंबर टू, ये जो बंदा मिलने वाला है ये भी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा इत्यादि के प्रति, तो इनके द्वारा जो सबसे फेमस अभिलेख लिखवाया गया वो हालांकि एमपी में नहीं है, वो गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर है? जूनागढ़ में, जूनागढ़ दर्रा करके कहलाता है वहां पर, गिरनार दर्रा करके कहलाता है वहां पर है। ठीक है, सुदर्शन झील है वहां पर। उसके पुनर्निर्माण, मेंटेनेंस की हमको उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस अभिलेख में। उस अभिलेख से 4 राजा संबंधित हैं, असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो ये तीसरा नंबर के राजा कहलाते हैं, रुद्र दामन। ठीक, उन्होंने उस झील को मेंटेन कराया था, नहर वहर, पानी वानी, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था कराने वाले बहुत ही कल्याणकारी शासक हैं। उनके उस अभिलेख में हमको इन सब बातों की इंफॉर्मेशन मिलती है। 3-4 पॉइंट ध्यान रखना। पहली बात तो संस्कृत का है, जो कि दर्शा रहा है साहब जी आप भारतीय भाषा, कला, संस्कृति इत्यादि में पारंगत होते चले जाते हैं। संस्कृत का साहब जी विशुद्ध संस्कृत का है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बताते हैं कि साहब जी उस अभिलेख में लिखा हुआ है, इनने अपने राज्यपाल को कहा था कि उस झील को मेंटेन कराई साहब जी, खराब हो रही, कचरा वचरा है, उसकी दीवारें वगैरह बनवा दी। तो साहब जी पहुंचता है कि कौन था उनका राज्यपाल, तो रूसो, ध्यान रखना, रूसू या रूसो। रुद्रदामन का था सुविशाख। नेक्स्ट, कितनी लाइनें हैं उसमें? तो 20 लाइनें हैं साहब जी। इसने शासन भी कितने वर्ष किया? 20। मामला का क्लियर है। अगर कभी को घुसकर के अंदर पूछेगा क्वेश्चन ना, तब फिर आपको ये सब बातें काम आने वाली है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख करके कहलाता है, बन जाएगा अपन को। ठीक है, उज्जैन काफी फेमस क्षेत्र हो जाने वाला है इनके टाइम पर। इसका उल्लेख एक बहुत ही फेमस विदेशी यात्री करता है, उसका नाम है टॉलमी। क्या नाम है उस बंदे का? टॉलेमी। टॉलमी इस बात का उल्लेख करता है, लेकिन वो उज्जैन को उज्जैन नहीं कहता है। क्या कहता है उज्जैन को? ओजैन, ओजोन लेयर होती ना, ओजोन गैस भी होती है,
ओजोन एक प्रदूषक तत्व भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उज्जैन कहता है वो, जिसको उज्जैनी को साहब जी, इस बंदे का नाम ध्यान रखना। 80 80 के आसपास में बंदा आने वाला है, हमको यहाँ पर मिलेगा। चलिए ठीक, तो रुद्रदामन शक शासक, इसके निचले हिस्से में यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी थी, दो पड़ोसी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो सातवाहनों के साथ में इसका युद्ध होता है। इसने सातकर्णी प्रथम को पराजित भी कर देता था। बाद में फिर उनके बीच में संधि बंदी हो जाने वाली है, इसी अपन देखते हैं, क्योंकि इनके बीच में वैवाहिक संबंध भी हुए थे साहब जी। यही वजह कि वो सातकर्णी वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सातकर्णी की बात यदि निकली है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी था जिसको रुद्रदामन ने पराजित किया था, बात निकली है, तो एक बात को ध्यान रखना। भारत का पहला अभिलेख जिसमें किसी राजा ने अपनी माता के नाम से, मम्मी के नाम से जारी किया हो, तो सातकर्णी प्रथम का वो अभिलेख कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कहां का? संबंधित है सातवाहन मध्य प्रदेश से। ठीक है, नासिक वाला। सातवाहनों पे एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, एक से दो पॉइंट। पहली बात, सातवाहन वंश के संस्थापक, क्योंकि उनकी बाउंड्री लाइन लग रही है यहां से, है ना, सा सा। ठीक है, तो सात से सातवाहन है, सात से सिमुख है। ठीक है, इन पॉइंटों को नहीं भूलना। सातवाहन वंशों में अपन को गौतमीपुत्र सातकर्णी थोड़ी सा देख लेना चाहिए, और यज्ञ श्री सातकर्णी के क्वाइंस वाइंस के कारण वगैरह वो पूछ लिए जाते साथ ही। ठीक है, तो हमको ये सब नाम मिलते हैं, थोड़ी सा इन पॉइंटों को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाद में हम देखेंगे पुनः शकों का यहाँ पर शासन वासन आ जाने वाला है, और गुप्तों के साथ में और वाकाटक वंश के साथ में उनकी सीमाएं टकराने लग जाएंगी, तो तनाव होगा। बताने का आशय यहाँ पर है कि फिर वाकाटक वंश भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया मध्य प्रदेश में, 100-200 साल के पश्चात में, है ना, यानी कि उसी समय सेम टाइम पर कौन सा वाकाटक वंश भी आ गया साथ। यही वजह की क्वेश्चन पूछता फिर वही कि बोले वाह वाह, वाकाटक वंश संस्थापक कौन? सरविंद शक्ति। वाकाटक वंश की कन्या का विवाह होने वाला है गुप्त शासक चंद्रगुप्त, जो द्वितीय कहलाते हैं, उनके परिवार में साहब जी वाकाटक फैमिली का विवाह होने वाला उनकी बच्ची के साथ में। तो थोड़ी सा एक मामला होता है, और शक शासक रुद्र सिंह जो रहता है वो हत्या कर देता है उनकी। इस बात का फिर बदला लेने वाले हैं चंद्रगुप्त सेकंड वेकेंड, सारी बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा मामला खिंचता है, और फिर गुप्त शासक उस क्षेत्र को मिला लेने वाले हैं अपने में। फिर आप गुप्तों के काल में आप इसको पढ़ कर बन जाएगा अपन को। तो ऐसा कहा जाता है कि साहब जी उन्होंने इसको खदेड़ वदेड़ दिया था। चलो, दो चीजें बस और देख लो आप यहाँ पर, कुषाण शासक एंड कुषाण आएंगे, ये प्रथम शताब्दी के आसपास कहलाते हैं कुषाण शासक। कुषाण शासकों में थोड़ी सा ध्यान रखना, केवी 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 केवी, बस इतना ध्यान रखना। के से होने वाला है संस्थापक कुजुल कटफिसस, वी से होने वाला बोले सर विम कटफिसस, के से होने वाला थर्ड नंबर पे कनिष्क। कनिष्क सबसे महानतम शासक है, बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाला इसके टाइम पर। आपने बौद्ध संगति पढ़ी है, कौन से नंबर की? बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें एक पॉइंट और भी आता है। कुषाण थे तो विदेशी, चीन, पश्चिमी चीन, यूची जाति जनजाति इत्यादि के थे, भारत आ जाने वाले हैं। कनिष्क ने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, नो डाउट इंटरनेशनल, भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल एम्पायर किसके द्वारा क्रिएट किया गया? कनिष्क। इसको ध्यान रखना। ध्यान देने वाली बात ये विदेशी जरूर थे, पर भारतीय सभ्यता संस्कृति में रमते चले जा रहे थे। तो जब इन्होंने सिक्के जारी करे, तो क्वेश्चन यही पूछता है, जो पहला शासक था कुजुल कटफिसस, उसके सिक्कों पर किसकी आकृति थी? किसकी आकृति थी? शिव हाथ में त्रिशूल लिए हुए नंदी जी के सामने खड़े हुए। और ये सिक्के इस स्टाइल के सभी शासकों ने लगभग जारी करे, इवन कनिष्क ने भी जारी करे हैं, भले उसने बौद्धिज्म वाले भी जारी करे था। बन जाएगा अपन को ये। ठीक है, हालांकि इनने
सिल्वर वाले कॉइन जारी किए, सॉरी तांबे वाले कॉइन जारी किए थे, गोल्ड वाले कॉइन जारी नहीं किए थे पहले शासक ने। गोल्ड का पहला कॉइन जारी करने वाला दूसरे नंबर का आएगा ये बंदा, जिसका नाम क्या है, वेंकट। और तीसरे वाला तो भरपूर जारी करेगा कनिष्क, वो तो सभी जारी करेगा। और कनिष्क वैसे ही बहुत तेज दिमाग का था, बहुत उदारवादी था। उसके एम्पायर में जो जो आते थे वो सबके सिक्के जारी कर दिया। बोले तुम किसको मानते हो? बोले हमारे ग्रीकों के साथ में व्यापार होता। बोले ग्रीक भगवान की जय, उनके साथ में फोटो खिंचवा लेगा वो खड़े होते। बोले अच्छा यहाँ पर बौद्ध धर्म, बोले बुद्धो भगवान की भी जय। बोले आप कौन है? बोले वैष्णव है। बोले संबंध खराब नहीं करो, आपकी भी जय। सबके सिक्के छपवा दो लाइन से, जितने हैं सबके। बोले चीन में भी कोई भगवान भगवान मान रहे हैं, बोले उनके भी छपवा दो। बोले दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कनिष्क। ये चीज अपन पाते हैं साथ। कुषाण वंश में बाद में आप एक शासक के बारे में पढ़ने वाले हो कि पूछा जाता है कि सबसे अधिक संख्या में शिवनंदी त्रिशूल इत्यादि वाले सिक्के किस राजा के द्वारा जारी किए गए? ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वा से ध्यान रखना ना, एक बंदा है, वा से आने वाले एक बंदे का नाम है वशिष्ठ, और एक का नाम है क्या? हुविष्क। दैट इज हुविष्क। बन जाएगा अपन को, ऐसे थोड़ी सा ध्यान रखना। चलिए, कनिष्क के साम्राज्य में मध्य प्रदेश वाला एरिया आता था। कनिष्क काल की अनेक मूर्तियां हमको मध्य प्रदेश में मिली हैं, विशेषकर जबलपुर वाले क्षेत्र में, विदिशा वाले क्षेत्र में, सांची वाले क्षेत्र में अभिलेख तक हमको मिल जाने वाला है। ठीक, अभी खुदाई हुई थी, पिछले साल की बात है, कलचुरी डायनेस्टी, तेवर, जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश की बात है। वहां पर कनिष्क कालीन प्रतिमाएं मिली हैं। इस बात को थोड़ी सा ध्यान रखना, गलती मत करना, क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया जाएगा साथ में। बन जाएगा अपन को। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। मालवा आलवा क्षेत्र इत्यादि वगैरह हमको मिल जाएगा सर। तो जबलपुर बहुत ही खास पॉइंट के रूप में उनका हमको देखने के लिए मिलता है। इनके भी पश्चात में हम बात करेंगे यदि, तो गुप्त शासक आ जाने वाले हैं। गुप्त शासक, गुप्त शासकों का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ी सा ध्यान रख लेना। ठीक, पहली बात तो गुप्त वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? बोले एक राजधानी तो उनकी पाटलिपुत्र वगैरह रहने वाली है, लेकिन दूसरा मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र आता था। मध्य भारत के सबसे प्रमुख शासक। तो गुप्त शासकों के बारे में थोड़ी से कुछ पॉइंट ध्यान रखना। बोले साहब संस्थापक से लेकर कुछ प्रमुख शासक, क्या ध्यान रखोगे? एक और ध्यान रखना, श्रीघट चंद्र सरच करें स्कंद। क्या सर्च करें आप गूगल पर? सरच करें, नॉट सर्च करें, सरच करें स्कंद। मामला क्रिस्टल क्लियर है। गुप्त शासक श्रीघट चंद्र सरच करें स्कंद। चलो ध्यान दो, संस्थापक श्री से श्रीगुप्त। दूसरे नंबर का शासक बोले घटोत्कच। तीसरे नंबर का शासक बोले चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनके द्वारा ही गुप्त संवत की शुरुआत की जाती, 319 एडी। गलती नहीं करना, श्रीघट चंद्र सरच करें स्कंद। सा से आने वाला कौन? बोले सा से समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पापा जी बोले सर चंद्रगुप्त प्रथम। उनका विवाह होने वाला लिच्छवी कुल की कन्या से। यही वजह है कि माता जी समुद्रगुप्त की कौन कहलाने वाली है? बोले लिच्छवी। तो इसलिए वो अपने आप को उपाधि देता, बोले लिच्छवी दोहित्र। उसके सिक्कों तक पे लिखा मिल जाएगा आपको। दूसरा शासक मम्मी जी के नाम पर क्वाइंस, बन जाएगा अपन को। रा से आता है एक बंदे का नाम है रामगुप्त। खास बात है कि इनका एग्जैक्टली हमको टाइम फिगर नहीं मिलने वाला है, लेकिन इनका एक नाम का एक सिक्का मध्य ही प्रदेश में मिला है, तो डेफिनेटली पूछेगा साथी। यही वजह कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर क्वेश्चन आपसे पूछता है मेंस में। ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे ज्यादा। शाह से होने वाला है चंद्रगुप्त सेकंड, बन जाएगा। करें से हो जाएगा साहब जी कुमार गुप्त, और स्कंद से हो जाएगा स्कंदगुप्त। फटाफट बिल्कुल चीजों को देखो साहब। तो संस्थापक पूछा गया क्वेश्चन, गुप्त वंश संस्थापक, बोले साहब जी ऑप्शन में घटोत्कच भी दिया रहता है, वो बच्चे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कोड क्या ध्यान रखना, श्री घट चंद्र सरच करें स्कंद। साहब इतनी सी तो बात है साहब, बन जाएगा अपन को। ठीक है,
तो ये आ गया क्या, गुप्त वंश वाली बात आ गई। गुप्त संवत बोले चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, ठीक है, 100 युद्धों का विजेता इत्यादि वगैरह करके कहलाता है। उत्तर भारत दक्षिण भारत को जीत लेने वाला है। साउथ में जो सबसे लास्ट पॉइंट तक जाता है वो कहलाता है कांचीपुर यानी कांची। हाँ, पल्लव शासक को वो पराजित करने वाले हैं, मतलब सबसे दूरस्थ उनका पॉइंट कहलाता है। यही वजह है, एमपीपीएससी वगैरह आपसे पूछेगा, ये बताओ कि कांची का उस समय शासक कौन था समुद्रगुप्त के टाइम का। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि समुद्रगुप्त का समकालीन जो शासक है उसका नाम क्या था। उसका नाम था विष्णु वर्धन भी नाम मिलता है, विष्णु गोप नाम भी मिलता है, विष्णु गुप्त नाम भी मिलता है, जिसको उन्होंने पराजित किया। बन जाएगा दक्षिणावर्त की विजय कहलाती समुद्रगुप्त की। तो एक महानतम युद्ध के मामले में साधक, प्लस कला के मामले में भी साथी। समुद्रगुप्त ने सबसे स्टाइलिश सिक्के जारी करे हैं साहब जी, फर्स्ट बिगिनर कहलाता है गुप्त। 6 टाइप के सिक्के जारी करें, 6। उसका इतिहास उससे हमको क्लियर होता तो पूछ लेता है। समुद्रगुप्त को मध्य प्रदेश से बड़ा लगाव था। तो जब भी उसको अपना हॉलीडे व्यतीत करना हो तो मध्य प्रदेश चला आता था साहब जी को। बोले मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आता था, जिस शहर को आज भी मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड तक बोल देते हैं कई लोग। सा से नाम है समुद्रगुप्त और सा से नाम है। मामला क्रिस्टल क्लियर है। वो यहां पर भोग विलास इत्यादि चीजों के लिए आता है। यही वजह सागर का ओल्ड नेम क्या है, बोले भोगनगर। आपने टुकड़े टुकड़े में पढ़ा होगा। अब आप थीम पर आइए, जरा लाइन पर आइए। बन जाएगा अपन को। तो पूछता है साहब जी क्वेश्चन। 6 टाइप के उसके सिक्के विक्के पूछने वाला, एक तो माता जी वाला हो गया, एक तो सेहंता वाले हो गया यानी शकों को पराजित करने वाला हो गया। सबसे खास की साहब जी उसकी कल्चरल एक्टिविटी वीणा। यही वजह उसने वीणा वादन प्रकार के सिक्के भी जारी किए। क्वेश्चन पूछेगा सर। बन जाएगा अपन को ये पॉइंट। इसमें गलती नहीं करना चाहिए अपन को समुद्रगुप्त के बारे में। रामगुप्त के बारे में कहानी मिलती, बोले शकों ने पराजित कर दिया था, उसकी जो देवी थी उसको ले गए थे साहब जी, और ये सब बातें होने वाली हैं। इस बात का बदला लेगा कौन, बोले चंद्रगुप्त सेकंड लेने वाला साहब जी, और फिर रामगुप्त को भी हटा देगा और सब कुछ वो कर लेने वाला है। तो ये चीज है। चंद्रगुप्त ने कोई बहुत ज्यादा विजय नहीं करी है, लेकिन उसका काल शांति इत्यादि के लिए जाना जाता है। उज्जैनी नगर के लिए राजधानी के रूप में, सेकंड राजधानी के रूप में, विदिशा नगर के लिए हम उसको पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र के लिए पढ़ते हैं। आपके ही दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, नवरत्न। उनमें से एक नाम था कालिदास जी का। बन जाएगा अपन को। तो 9 रत्न के बारे में आपसे पूछ लेता है। ध्यान देने वाली बात है कि सेम टाइम के थे गणित के महानतम शिक्षक आर्यभट्ट। खास बात है कि उनके सेम टाइम के, लेकिन उनके नवरत्नों में शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान रखना साथी, ठीक है। वो पटना वाले थे साथी, ठीक। ये पॉइंट हो गया अपना, चंद्रगुप्त वाली बात हो गई। और फिर उसके पश्चात में कुमारगुप्त दिया आपको। कुमारगुप्त के टाइम से ही हूणों का आक्रमण होने लगता है, ठीक। हूणों का आक्रमण कहा आपसे, ठीक। इनको यवन भी कहा, जितने भी विदेशी उन सबको यवन कहा जाता भारतीय साहित्य इत्यादि वगैरह में। तो बहुत सारे ऐसे आक्रमण तो पहले से भी हो रहे थे। तो यही वजह है कि एक किताब पूछता है आपसे, बोले साहब जी ये बताइए कि मौर्योत्तर काल या 200 बीसी से 200 एडी जिसको बोल रहे हैं, उस टाइम पर विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उनके बाद में हूण हूण भी आने वाले हैं। तो बोले साहब जी ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिनको यवन कहा जाता था, इनके आक्रमण का उल्लेख सर्वाधिक खास तरीके से किस बुक में मिलता है साथी, किस बुक में मिलता है कि यवनों ने माध्यमिका तथा साकेत को रौंद दिया था। इसको माध्यमिका एंड साकेत को रौंद दिया था। तो पतंजलि या चंदेली की बुक में नहीं मिलता है। उसका नाम है गार्गी संहिता। क्या नाम है, गार्गी संहिता। बोले सर ये माध्यमिका कहाँ है, तो कहेगा आज का माध्यमिका कहाँ, आज का साकेत कहाँ है। तो साकेत को कहा जाता है अयोध्या। साकेत नगरी हूं मैं,
अयोध्या नगरी साहब जी। माध्यमिका अर्थात व्हाट? ये जस्ट बगल में है मध्य प्रदेश के, जिसको जीतना बड़ा ही मुश्किल माना जाता रहा हमेशा से लेकर मध्यकाल तक का। दैट इज चित्तौड़। माध्यमिका नाम ध्यान रखना, जिस दिन मिलेगा ना तो या तो रुला देगा और या फिर हंस दोगे कि साहब ये है वो टू द पॉइंट साहब जी जो अपन पढ़ के आए हैं। बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आक्रमण होते हैं, हूणों के आक्रमण होने वाले हैं। कुमारगुप्त के टाइम पर भी अपन देखेंगे, उसका निधन हो जाएगा बाद में स्कंदगुप्त उसको फेस करने वाला है। तो आक्रमण इसके टाइम पर होता है, वो भेजेगा अपने राजकुमार को, अर्थात स्कंदगुप्त। बात क्लियर है? एक घटना ये, बाद में हूण यहाँ पर राज्य स्थापित कर लेंगे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर वालियर उनकी राजधानी होने वाली है अभी, और फिर बाद में इनके वैवाहिक संबंध होंगे भारतीयों के साथ में, इंटरकास्ट मैरिज होने वाली है साहब जी। उनमें से एक का विवाह अभी 200-500 साल के पश्चात में 10वीं शताब्दी में आप पढ़ोगे, कलचुरी वंश के राजा के साथ में होगा। ठीक है, उस बंदे का नाम था यशकर्ण। और फिर कहेंगे कि उनकी पत्नी जिनसे विवाह हो रहा है हूण राजकुमारी का नाम बताइए, उसका नाम था आवल देवी। ये सारी बातें दर्शा रही हैं हीलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हो चाहे ये हो, कि विदेशी भारत आ रहे थे और भारतीय सभ्यता संस्कृति में ढल रहे थे, और आज वो हम में ही मिल चुके हैं और हम में उनकी अब पहचान अलग नहीं, वो सब भारतीय हैं। ये एक बहुत महानतम मैसेज है कि भारतीय धर्म कला संस्कृति का जो आधार है वह सबसे खास विशेषता है आत्मसातीकरण। ये एक महानतम विशेषता है। हम विदेशियों को भी अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, और ऐसा बना लेते हैं अपन सब में घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं कि ये हूण है कि ये हूण बगल में बैठे हैं। मामला क्रिस्टल क्लियर है, हम सब एक हैं, ये एक मैसेज जाता है यहाँ पर। अब ध्यान दो यहां से, तो पहला हूण वाला पॉइंट। दूसरा आपसे जो पॉइंट पूछेगा, इस बंदे के टाइम पर एक बहुत ही खास संस्थान की स्थापना होती है। प्राचीन काल में भारत ग्लोबल लेवल पर हायर एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड वाइड ब्रॉड हो जाने वाला है। उसको कहा जाता है, ध्यान रखना, दैट इज नालको। क्या कहा जाता है? नालको। नाल फॉर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, और का से होगा कुमार गुप्त के टाइम पर। गलती मत कर देना। किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। किसके टाइम पर स्थापित हुई साहब जी? का से? कुमार गुप्त। बन जाएगा अपन को नालको। इतनी सी तो बात है साहब। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट पर अपन ने यहां पर अभी चर्चा करी, और भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बट ये है कि हाँ, ये वो सेक्शन है जो आप तैयार नहीं कर पाओगे। इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें, चीजों को ध्यान रखें, आत्मसात करें। अभी लगा होगा कईयों को स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अभी और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे। ये सबसे लेंथी सेक्शन है, और हमारा जो हमेशा से स्वरूप रहता पढ़ाने का तौर तरीका, वो यही स्टाइल रहता है जो सिकंदर मानता था, जो अकबर मानता था। बोले साहब जी किसी भी से भी युद्ध हो, बोले सबसे पहले किसको गिरा दो? बोले सबसे पहले जाके किसको मार दो? जो सामने वाली सेना का सेनापति है, सबसे पहले उसको मार दो, बात खत्म। बाकी सबसे तो अपन निपटा ही लेंगे। जो सबसे टफेस्ट सेक्शन है उसको सबसे पहले तो पानी बनाओ, बाकी तो बच्चे उनके साथ खेल लेंगे, अपन कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? कुछ इस वे में, कुछ इस एंगल पर अपन तैयार करेंगे, और भी स्पीड में पढ़ाने वाले हैं। इतना आत्मसात कर लो। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।